स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SSC-UPSC-PDF.com पे। गाइस, आज हम करने वाले हैं अपना एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस, जो कि आपका 11 नवंबर 2019 की इवनिंग शिफ्ट में कराया गया था। इससे पहले हम 11 नवंबर का मॉर्निंग एंड देन उसका आफ्टरनून दोनों शिफ्ट हम डीपली डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी दिन का इवनिंग शिफ्ट का पेपर बहुत डीपली एनालाइज करेंगे। एक एक क्वेश्चन को, पार्ट बी के 100 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ताकि इस पेपर के थ्रू जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स मैं आपके क्लियर करा सकूं उतने ज़्यादा क्लियर हो जाए। साथ ही में सीखेंगे कि आपको किस तरीके से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की बात हो या फिर वो बात हो कि आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो इस पेपर के थ्रू आपको सब चीज़ें एक साथ सीखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए फिर अपना शुरू करते हैं आज का एनालाइजेशन। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is correct regarding to Education Act? जो आपका राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2019 है, उसके हिसाब से क्या बात सही है। पहला ऑप्शन कि आप किसी भी बच्चे को क्लास में रोक के नहीं रख सकते, मतलब कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल से निकाल देंगे या फिर आप उसे उसी क्लास में रखेंगे जब तक वो पास ना हो जाए। ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी बच्चे को एडमिशन के लिए मना नहीं करेंगे अगर उसके पास कोई एज का प्रूफ नहीं है तो। अब देखिए, ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया होगा, वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को देखा ही नहीं होगा कि यहाँ पर मेंशन है राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2019। बच्चों की क्या गलती रही है कि उन्होंने 2009 के हिसाब से आंसर कर दिया। और आंसर क्या किया कि हमने तो दोनों ही चीज़ें पढ़ी थी 2009 के एक्ट में कि एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी होने से पहले किसी भी बच्चे को रोक के नहीं रख सकते, या फिर उसको जो है स्कूल से निकाल नहीं सकते, या फिर आप उसे एडमिशन के लिए मना भी नहीं कर सकते। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चा आंसर लगा देगा यहाँ पर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही चीज़ करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है कि यहाँ पर 2009 नहीं है, यहाँ पर 2019 गिवन है। बच्चों, 2019 में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था। अमेंडमेंट का मतलब है कि इसके अंदर एक चेंज किया गया था। अब चेंज से रिलेटेड ही यहाँ पे बात पूछी है। 2019 में जो बात हुई थी उसमें कहा गया था कि अगर कोई बच्चा किसी भी क्लास में फेल होता है, सपोज कीजिए आप टेस्ट ले रहे हैं लेकिन वो बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसका दोबारा से रीटेस्ट लीजिए। लेकिन आप फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे स्कूल से निकाल दें, या फिर अगर आपने स्कूल से निकाला भी नहीं तो आप उसे उस क्लास में रोक कर नहीं रख सकते हैं। 2019 में इसकी बात की थी। अब यहाँ पर बच्चों के माइंड में दूसरा कंफ्यूजन क्या आया कि मैम राइट टू एजुकेशन एक्ट के हिसाब से तो पहली बात भी सही है और दूसरी भी सही है, ठीक है, लेकिन जिसने पेपर फ्रेम किया है उसने बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी तरीके से डाला है ये क्वेश्चन। वहाँ पर उन्होंने बोला है सिर्फ और सिर्फ 2019 के हिसाब से बताइए, और जो 2019 में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पब्लिश हुआ था डॉक्यूमेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट की बात करी गई थी। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है इसकी बात करी गई थी, उसमें सेकंड पॉइंट के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, सेकंड पॉइंट भी सही है, लेकिन 2019 के अंदर जो डॉक्यूमेंट आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ पहले पॉइंट की बात की हुई थी। तो यहाँ से एग्जामिनर ने आपके साथ ट्रिक किया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली फर्स्ट। आई होप सो कि पिछले साल मतलब 2019 में अगर आप में से किन्हीं बच्चों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया था और अगर आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी तो आज आपकी ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। देखो आप एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन से खेल रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, अपना माइंड बिल्कुल ओपन रखना है, कोई भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए नज़रों के आगे से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट कि 2019 में बस पहले पॉइंट की बात हुई थी, दूसरे के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू BS गुहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियल एलिमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड इन इंडियन पॉपुलेशन। BS गुहा के हिसाब से जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, जो हमारी इंडियन जनसंख्या है या फिर कि जो लोग हैं,
उनके अंदर कौन कौन सी जाति, कौन कौन सी नस्लें देखने के लिए मिल सकती हैं। पहला है नॉर्डिक, अगला है वेस्टर्न ब्रैशपेल्स, एंड तीसरा है मंगोलॉइड, एंड चौथा है आपका निग्रोटो। अब देखिए ये थोड़ा सा ना आपका जीके टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनमें से होता है, ठीक है। आप जीके पढ़ते हैं, कौन सी समिति कब आई, कौन सी ईयर में आई, किसने कब क्या किया, ये सब जीके होता है। तो इस तरीके से आपका जो पार्ट बी है उसका भी अपना एक जीके होता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा कि BS गुहा ने इन चारों को ही इंक्लूड किया था कि इंडिया में आपको इन प्रकार के सभी प्रकार के नस्लें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। Which sociologist observed that education perpetuates the culture of dominant class and call it this phenomena कल्चरल रिप्रोडक्शन। के समाज शास्त्री ने देखा कि शिक्षा प्रमुख वर्ग की संस्कृति को बनाए रखती है और इस घटना को संस्कृत प्रजनन कहा जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने दी। मैं आपको हर बार बताती हूँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके एकदम मतलब एंड टाइम पे नहीं, लास्ट टाइम रिवीजन वाले होते हैं, क्योंकि आप इनको कितना भी कर लो कहीं ना कहीं ये माइंड से स्किप हो ही जाते हैं। आपको एंड टाइम पे शीट मिल जाएगी। यहाँ पर सिंपली मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर है बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इन दोनों दी गई कथनों में से या स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग। अगर आप टेक्नोलॉजी यानी जो तकनीक चल रही है उनका इस्तेमाल करें तो इससे क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। एक सेकंड, यहाँ पर ना नहीं मेंशन है, नहीं ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर होगा कि तकनीक से रचनात्मक समझ आ सकती है। अब आप देखिए क्या हुआ, आपके पास आजकल फोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आपके पास टैबलेट हैं, इतनी ज़्यादा आपके पास टेक्नोलॉजी है, तो इससे क्या हुआ, क्रिएटिविटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। सिंपली आप अपनी बेसिक इंट्यूशन, बेसिक अपना दिमाग से सोच के बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपकी बेसिक थिंकिंग पर बेस्ड है। क्या टेक्नोलॉजी से क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। हर एक बच्चे का आंसर यस होगा कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, जिससे बच्चों की रचनात्मक जो शक्तियां हैं वो बढ़ती हैं। क्योंकि आप देखिए आप क्या करते हैं ना, आजकल आप कोई चीज़ लैपटॉप पे देख लीजिए, कोई वीडियो चला के देख लीजिए, इतने अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज आपको खुद को भी आने लगेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी वहाँ से बढ़ जाएगी। तो चलिए ये बात तो बिल्कुल सही है। अगला है, इन प्रेजेंट टाइम एजुकेशन प्लेस ग्रेट एम्फोसिस ऑन टेक्नोलॉजी। कि आज के टाइम पे क्या है, एजुकेशन में भी ना टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बल दिया जा रहा है, सही बात है। बराबर से आपकी कंप्यूटर्स की क्लासेस होती हैं स्कूल में, ताकि बच्चों को कंप्यूटर चलाना है। स्कूल कॉलेजेस वाले जो है वो बच्चों को टैबलेट या फिर गवर्नमेंट की तरफ से फ़ोन फ्री मिलते हैं, ताकि वो अपने ऑनलाइन एजुकेशन का काम गूगल के थ्रू पढ़ सके। तो क्या हुआ, एजुकेशन में आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। देखिए आपने बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस क्वेश्चन को आंसर करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू 6 थिंकिंग हैट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर पेज अटेंशन टू ऑप्टिमिज्म बेनिफिट्स। आपको बताना है कि 6 थिंकिंग हैट्स होती हैं आपकी, हर एक कलर की हैट अलग अलग कलर को डिनोट करती है और हर कलर की हैट अलग अलग प्रकार के थिंकिंग के बारे में हमें बताती है। तो आपको बताना है कौन से कलर की हैट ऑप्टिमिज्म बेनिफिट्स, यानी कि जहां पर आप पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचे कि इस चीज़ से मेरे को ये पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। अगर मैं 3 की जगह 6 घंटे पढूं तो इससे मेरा बेनिफिट होगा कि मेरी जो स्टडी है वो ज़्यादा स्पीड से हो पाएगी, मैं जल्दी रिवीजन कर पाऊंगी। तो आपने क्या करा, आपने पॉजिटिव तरीके के बेनिफिट्स के बारे में सोचा, यानी कि सकारात्मक जो आपके बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया। तो आपको बताना है कौन से कलर की वो हैट होती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे 6 की 6 थिंकिंग हैट्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी ब्लू हैट जो होती है बच्चों, वो प्रोसेस कंट्रोल के बारे में बात करती है। प्रोसेस कंट्रोल का मतलब कि आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे। अगर आप कोई भी मान लीजिए
आपके क्लास में आपको लीडर बनाया गया कि एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया, उसमें आप लीडर हैं, तो आप किस तरीके से उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे, आप किस तरीके से डिसीजन यानी कि निर्णय लेंगे, या फिर आप किस तरीके से मेटाकॉग्निटिव, आपने जो चीज़ें सोची हैं उसके बारे में सोचेंगे कि क्या चीज़ सही थी क्या गलत थी। तो ये सब आती हैं ब्लू के अंदर। बेसिकली इसमें क्या हुआ, मोटा मोटा हिसाब लगाए तो प्रोसेस कंट्रोल के बारे में यहाँ में बात होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला कलर होता है आपका व्हाइट। व्हाइट में आपके ज्यादातर फैक्ट्स आते हैं, जितने भी आपके फैक्ट है यानी कि तथ्य हैं, जो आपका डाटा है, बेसिक जो आपकी इंफॉर्मेशन है, वो सारी आपकी वाइट थिंकिंग हैट में आती है। जैसे कि ताजमहल आगरा के अंदर है, या फिर अगर मैं बोलूँ पियाजे ने दी थी कॉन्क्रीट या ऑपरेशन आपकी कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, वाइगोट्स्की ने आपकी सोशलाइजेशन वाली थ्योरी दी थी। तो ये क्या है, ये सारे आपके फैक्ट्स हैं, डाटा है, इंफॉर्मेशन है। तो व्हाइट के अंदर आपकी फैक्ट से रिलेटेड चीजें आती हैं। चलिए बात करते हैं रेड की। रेड मतलब मेरा दिल धड़के धड़के, यानी कि आपका हार्ट। अब हार्ट से रिलेटेड क्या होगा, हार्ट यानी कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशन, जहां पर भी आप कुछ महसूस करें, जो फीलिंग फील करें, इमोशन की बात करें, तो वहां पर बात होती है रेड थिंकिंग हैट की। देन बात करेंगे हम ब्लैक की। ब्लैक में बच्चों आपका होता है जहां पर आप जजमेंट करते हैं, मतलब कि आपको किसी चीज के बारे में बहुत क्रिटिकली सोचना है। क्रिटिकली का मतलब गहन अध्ययन करना है, बहुत डीपली सोचना है, फिर उसके बारे में आपको निर्णय देना है, आपको जजमेंट देनी है। तो वहां पर बात होती है ब्लैक हैट की। एंड देन आता है आपका ग्रीन हैट। ग्रीन में हमेशा आपकी क्रिएटिविटी होती है, यानी आपके दिमाग में बिल्कुल हरा भरा है, एकदम क्रिएटिविटी भरी हुई है। तो जहां पर बात होगी क्रिएटिविटी की, तो वहां पर होती है आपकी ग्रीन हैट। अब बची कौन सी, बची आपकी सिर्फ और सिर्फ येलो हैट। और येलो हैट में ही बात होती है ऑप्टिमिज्म बेनिफिट्स की, जहां पर आप ज्यादातर बेनिफिट यानी कि लाभ के बारे में बात करते हैं, वो भी सकारात्मक लाभ के बारे में। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा येलो कलर की हैट। आई होप सो कि सबको सारे कलर की हैट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना है कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच नहीं है। पहला ऑप्शन है कि जो मैथमेटिकल नॉलेज है एस्टिमेटेड, कि मतलब कि आप अपने मैथमेटिकल जो आपकी गणित से रिलेटेड ज्ञान होता है उसको आप एस्टिमेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में एक सेकंड, यहाँ पर ये पॉइंट मिसिंग है, यहाँ पर आना था पोस्टेरियरी। ठीक है, कि जो आपका गणित का जो ज्ञान है उसको अनुमान किया जा सकता है। अगला है जो साइंस का ज्ञान है उसको अनुमान किया जा सकता है। या फिर आपका थर्ड ऑप्शन है कि जो आपकी लॉजिकल नॉलेज है, जो तार्किक ज्ञान होता है आपका, उसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पर आपका सेकंड जो है और जो थर्ड है वो दोनों सही हैं, लेकिन आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे जब आपको मैथ्स की पेडागोजी के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 107, विच अमेंडमेंट एडेड पार्ट 9 रिलेटेड टू द पंचायत इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक क्वेश्चन है, आपने जीके में भी पढ़ा होगा, सब तैयारी कर रहे हैं कि कौन सा अमेंडमेंट है जिसके थ्रू पंचायत को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 73। इसमें समझाने वाला सा कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिक फैक्ट है ये आपका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स कम्स अंडर टेरिटरी रिलेशनशिप। इनमें से कौन सा मानव संबंध तृतीय संबंध के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ एजुकेशन से रिलेट यहाँ पे नहीं दिख रहा। यहाँ पर एग्जामिनर का मकसद था आपकी बेसिक थिंकिंग को चेक करना। ठीक है, एक तरीके से आप इसे रीजनिंग ही मान लो, रीजनिंग कहीं ना कहीं इसमें अप्लाई हो रही है। देखिए यहाँ पर बात हुई है टेरिटरी रिलेशनशिप यानी कि तृतीय। अब आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी, इनके बारे में पढ़ा था। प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर वगैरह आता था, टेरिटरी में आपका शायद डॉक्टर्स वगैरह आता था, शायद ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, टेरिटरी मतलब कि जो आपसे ज़्यादा पास में रिलेट नहीं करते, थोड़ा दूर रिलेट करते हैं। ठीक है, बेसिक मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या चीज़ पूछी है।
पहला है नेफ्यू। नेफ्यू क्या है? ये तो आपके भाई का बेटा है, ठीक है। अगला है अंकल। अंकल क्या है? वो भी हमारे चाचा है, वो भी हमारे मतलब कि फादर साइड आ जाएंगे। अब जो माता है वो भी मेरे परिवार की तरफ आ जाएगी। लेकिन जो आपका मेटर्नल अंकल होता है वो दूसरे परिवार की तरफ आ जाता है, ठीक है। आपका जो भतीजा है, आपके जो चाचा है, आपकी जो मम्मी है, वो आपकी अपनी पैटर्नल फैमिली यानी कि जो आपके पैतृक परिवार है, आप जो पिता की तरफ का परिवार है, ये सब इनके अंदर आते हैं। ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी में आ सकते हैं। लेकिन जो आपका मेटर्नल अंकल है ये टेरिटरी में आएगा, क्योंकि ये आपकी माता की तरफ का जो परिवार है उसके अंदर आते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा रीजनिंग जैसा क्वेश्चन था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपके रिलेट करता था कि आप कितना अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा मेटर्नल अंकल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 109, which of the following are instructional material that are required to foster creativity in children? आपको बताना है कि इनमें से आप किसके थ्रू बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी रचनात्मक जो शक्तियां हैं वो कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। पहला है रिडल कंस्ट्रक्शन। रिडल यानी कि पहेली। अब आप देखिए, आप बच्चों को बोलिए पहेलियां बना के लाओ, तो बच्चा क्या है अजीब गरीब कुछ भी मन घड़ंग सी ना पहेलियां बना के लाएगा, लेकिन वो क्या होगी, वो उसकी ओरिजिनल होगी, वो उसके दिमाग की उपज होगी। तो ये क्या हुआ, इसमें क्रिएटिविटी होती है। चलिए ये तो आंसर सही है। अगला है मिस्ट्री प्लॉट, यानी कि आप कुछ रहस्य कुछ बनाइए। जैसे कि सपोज कीजिए हम आज एक गेम खेल रहे हैं जहां पर हम ट्रेजर हंटिंग बोलते थे ना, कुछ खजाना छुपा है आपको वो ढूंढ के लाना है, थोड़ा इस तरीके से आइडिया लगाओ। तो इसमें क्या है, बच्चा क्रिएटिविटी करता है कि किस तरीके से सारी चीजें प्लान करेगा। अच्छा ऐसा हुआ होगा, फिर ऐसा हुआ होगा। यहाँ पर बच्चा एक स्टोरी बना रहा है एक तरीके से माइंड के अंदर। तो ये भी क्या है, ये भी क्रिएटिविटी के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में भी बच्चा अपने खुद के थॉट्स जो है पेज पर उतारेगा, अपनी खुद की कहानी उतारेगा। तो ये भी आपका क्रिएटिविटी के अंदर आएगा। और नेक्स्ट है इसके बाद आपका रिडल सॉल्विंग, जहां पर बच्चा पहेलियां हल करेगा। अब पहेलियां जब हल करेगा वहां पर वो सही आंसर भी दे सकता है, वो गलत आंसर भी दे सकता है। अब जैसे कि मुझे ना एक पहेली याद है, मतलब कि मेरी मम्मी मुझसे बहुत पूछा करती थी, क्या था, सबने सुना होगा शायद, खड़ी थी मन बड़ी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो चलिए ये सब आपके लिए एक रिडल है। अगर आप में से किसी ने सुनी है तो आप बताएंगे। देखिए आप सब अपना क्रिएटिव माइंड दौड़ाएंगे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। चलिए आपके लिए आज छोटा सा गेम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए। खड़ी थी मन बड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। गाना भी एक सुंदर मुखड़ा बाल सुनहरे आता है शर्माना। तो ठीक है, सब बताएंगे यहाँ पर किस रिडल की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आपके चारों ही ऑप्शन जो है वो आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following behavior is not one of the normal behavior that under excitement? इनमें से कौन सा व्यवहार सामान्य व्यवहार में से एक नहीं है जो उत्तेजना के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन को बहुत मतलब अजीब तरीके से मैं कहूँ तो फ्रेम क्या है, मतलब बेसिक क्या होगा कि बच्चा पहली बार में पढ़ के क्वेश्चन को नहीं समझ पाएगा कि यहाँ पर आखिर एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, हमें अपना माइंड बिल्कुल ओपन करके रखना है। तो क्वेश्चन में आपसे बच्चे ये चीज पूछी है कि अगर कोई पर्सन एक्साइटमेंट यानी कि एकदम से वो एक्साइटेड हो जाए तो उसके बिहेवियर के अंदर क्या चेंज आएंगे। और यहाँ पर बात हो रही है कि टीचर के बिहेवियर में क्या चेंज आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ऑप्शन के अंदर टीचर गिवन है। तो अगर सपोज कीजिए कोई टीचर है या फिर आप हैं, आप कभी क्लास में एक्साइटेड हो जाए तो आपके अंदर इन चारों में से एक ऐसा कौन सा चेंज है जो नॉर्मल देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है बात। देखिए
आप सपोज कीजिए आपको जो है मतलब कि गुस्सा आया किसी बच्चे के ऊपर, ठीक है, मतलब उसने जो है सब क्लास में डेस्क फेंक दिया, कुछ आप एकदम एक्साइटेड हो गए। अब जरूरी नहीं है खुशी में एक्साइटेड है, किसी भी तरीके से आप एक्साइटेड हो गए तो क्या होगा, आपके एक्सप्रेशन में चेंज आएगा, अरे तुमने क्या कर दिया, आपके बोलने में चेंज आएगा, स्पीड जो आपकी वॉल्यूम थी वो थोड़ी तेज हो जाएगी। अगला है आपकी बॉडी पोस्चर में चेंज आएगा, जो रिलैक्स बॉडी थी आपकी थोड़ी सी वो स्टिफ हो जाएगी। तो क्या होगा, ये तीनों प्रकार के चेंज आपके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आपके मेंटल बिहेवियर के अंदर चेंज हमें एकदम से देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये चीज नॉर्मल नहीं होती कि आपके मानसिक में व्यवहार में हमें परिवर्तन देखने के लिए मिल चुका है। तो आपका आंसर यहाँ पर बच्चों होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो एग्जामिनर ने किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपको बहुत अपना माइंड ओपन रख के चलना है, ठीक है। चलिए आंसर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू फोस्टर क्रिएटिविटी। इनमें से किसके द्वारा आप बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ाया जा चुका है। पहला है कि आप बच्चों के साथ एनालॉजीज का यूज करें। एनालॉजीज यानी कि उपमाओं का। अब आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आप एनालॉजी वाले क्वेश्चंस करते होंगे, ठीक है। उसमें क्या आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पर आंसर क्या होगा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है डिस्करेज क्यूरियोसिटी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपको बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो आप बच्चे की क्यूरियोसिटी को खत्म कर दीजिए। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जब भी बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ाने की बात होगी तो उसकी क्यूरियोसिटी को आपको बढ़ाना है, क्योंकि जब तक मेरे मन में कई सवाल नहीं उठेंगे मैं उनका जवाब देने के लिए कुछ क्रिएटिव कैसे करूंगी। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया कि आप क्यूरियोसिटी को ही कम कर दीजिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी यानी कि जो हमारी जिज्ञासा है कहीं ना कहीं उसी से रचनात्मक चीजें निकलती है, क्रिएटिविटी निकलती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है फोस्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आप बच्चों को इंडिपेंडेंट होने दीजिए, उनको खुद से चीजें करने दीजिए। अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो इसमें तो आपका भी हाथ हो गया, तो ये बच्चे की क्रिएटिविटी कैसे होगी। तो यानी कि सही बात है, हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ना है। अगला है एनहेंस पॉजिटिव इफेक्ट, यानी कि बच्चा चाहे गलत सॉल्यूशन लाए चाहे सही सॉल्यूशन लाए, आपको उसे पॉजिटिव इफेक्ट ही देना कि हाँ बच्चों तुमने बहुत अच्छा किया, आगे और ट्राई करो। कभी भी बच्चों को नेगेटिव रूप से नहीं बोलना है, नहीं तो बच्चा वहीं पर रुक जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट आपका थर्ड एंड फोर्थ तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखते हैं कहीं क्या ये गिवन है ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर सी में आपको ये चीज गिवन है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। बेहद इजी क्वेश्चन, गारंटीड 1 मार्क, आप सबको पढ़ाया गया है। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, आपको बताना है पियाजे की थ्योरी के हिसाब से इनमें से कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज है। बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन। फॉर्मल स्टेज, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट। आपने पढ़ा है चारों ही पियाजे के अंदर आती हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों ही यहाँ पर सही है, ठीक है। इजी था क्वेश्चन बहुत ज्यादा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग मटेरियल और रियल ऑब्जेक्ट्स और आइडियल्स दैट मेक द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अधिगम सामग्रियां ऐसी हैं जो कि वास्तविक होती हैं, जो कि रियल होती हैं और जिनको अवधारणाओं को बहुत स्पष्ट करती हैं। मतलब ऐसी चीजें जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करें, प्लस ये चीजें असली होनी चाहिए, यानी कि रियल होनी चाहिए। अब आप देखिए रियल चीजें क्या होंगी, जैसे कि मेरे सामने ये पेन है, ये क्या है, ये रियल चीज है, मतलब मेरी दिमाग की कोई उपज नहीं है, मैंने ब्लैक बोर्ड पर कोई चीज नहीं बनाई, मैंने आपको कंप्यूटर में कोई इमेज नहीं दिखाई, मैंने आपको एक रियल ऑब्जेक्ट दिखाया। जो रियल चीजें होंगी उनको आप गारंटी बात है वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट है। ये माउस है, ये एक रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूँ मेरी रिंग है, ये एक रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें आप छू सकते हैं,
तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की ही तो बात करी है, ना तो सराउंडिंग आएगा, ना टेक्नोलॉजी आएगा, ना ही विजुअल कंटेंट आएगा। अरे भैया जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो रियल ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है आप उन्हें छू सकते हैं, वो ऐसी सामग्रियां हैं जिनको आप छू के समझ सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल्स ऑफ थिंकिंग। ये क्वेश्चन आप देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है। इससे पहले पेपर में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइंड, मैथ, CORT कॉन्सेप्ट तीनों ही आपके टूल्स ऑफ थिंकिंग हैं। जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, मैंने एक बार आपको पेपर में एनालाइज में समझाया हुआ है, वहां से जाके वो समझ सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने सारे पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किए थे उसमें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड इन चिल्ड्रन। इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि बच्चे के एटीट्यूड के ऊपर प्रभाव नहीं डालते। आपको एटीट्यूड पढ़ाया है, एटीट्यूड का मतलब मैंने बताया था पेपर एनालाइज में कि किसी का रवैया कैसा होता है। अब आप देखिए, ये भी अब आपकी बेसिक थिंकिंग से रिलेट करता है। कुछ ऐसा इसमें हार्ड एंड रूल नहीं लगाना कि अरे भाई मेरे को ये पढ़ाई होना चाहिए, कोई थ्योरी लग रही है, नहीं। आपके एटीट्यूड में सोचिए किस वजह से चेंज आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहला, आपका दोस्तों का ग्रुप कैसा है। अगर आपका दोस्तों का ग्रुप ऐसा है जो हमेशा अपने मैं रहते रहे, मैं हूँ, तो आपका एटीट्यूड भी वैसा ही हो जाएगा। अगर आपका पीयर ग्रुप ऐसा है जो सबकी सपोर्ट करता है, तो आपका एटीट्यूड भी वैसा ही हो जाएगा। बात सही है। अगला है आपका घर। आपके घर में जिस तरीके का सब लोग रवैया करते हैं, आप भी उसी प्रकार का रवैया करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। तो ये भी अफेक्ट करता है। और है आपका स्कूल। स्कूल में भी आपको जिस तरीके से टीचर्स मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, सारी चीज़ें क्या है आपके एटीट्यूड पर फर्क डालेगी। लेकिन जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं बच्चों, ये चीज़ों का आपके एटीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CBSE में भैया क्या काम हो रहा है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। GBT का जो मतलब जो DLED कराते हैं SCERT, उसमें क्या काम हो रहा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। DSSB के लोग कैसे हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। पार्लियामेंट कैसा है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब आपके एटीट्यूड पर वो इतना ज़्यादा प्रभाव बच्चों के ऊपर नहीं डालेंगे। यहाँ बच्चों की बात करी गई है, तो यहाँ पर यही चीज़ पूछी है, कौन सा फ़र्क नहीं डालेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर C। बेहद ही ईजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following can be defined as the process through which cells carry physical and mental characteristic from parent to their offspring। क्वेश्चन को घुमा दिया, लेकिन आपको पढ़ाया था मैंने कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल होता है। ठीक है, बच्चे के डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट, जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ गया तो उसके ऊपर जो फर्क डालेंगे वो एनवायरनमेंट हो गया। लेकिन जब बच्चा माँ के पेट में है या फिर उसको अपने पेरेंट्स से जो चीज़ें मिली हैं, जो उसके अंदर चीज़ें आई हैं, वो क्या होगी, वो आती हैं हेरिडिटी के थ्रू। तो यहाँ पर भी यही चीज़ पूछी है, आप बताओ वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू फिजिकल आप दिखेंगे कैसे, आपका मेंटल कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा जब आपको वो पेरेंट से मिले, पेरेंट से बच्चे को मिले, तो वो क्या होगा। जाहिर सी बात है वो हेरिडिटी ही तो होगा। क्वेश्चन को बिना मतलब घुमा के इतना पूछ लिया, ऑप्शन में टफ से दे दिए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर A, हेरिडिटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ करिकुलम। इनमें से कौन सा करिकुलम का टाइप नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बार और करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज के अंदर ही। वहां पर मैंने आपको कॉम्पिटेंसी के बारे में पढ़ाया था और सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी पढ़ाया था। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा है जो नहीं है। अब हमें तो पता है कि भैया कॉम्पिटेंसी भी होता है, क्योंकि हमने तो पढ़ा था, ये हमने पढ़ा है सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है, तो ये तो दोनों हमारे आंसर नहीं होंगे। बचा क्या, बचा कोर और स्टूडेंट ओरिएंटेड। तो चलिए एक बात और सीख लीजिए कि जो आपका कोर होता है वो भी आपका एक प्रकार का करिकुलम होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या, स्टूडेंट ओरिएंटेड। कभी भी स्टूडेंट ओरिएंटेड करिकुलम नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, स्टूडेंट ओरिएंटेड, यानी कि छात्र उन्मुख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, which of the following approaches have been identified by psychologists that influence creativity। इनमें से कौन सी चीज क्रिएटिविटी पर प्रभाव डालेगी। आपको मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, प्रेस, प्रोडक्ट, पर्सन, प्रोसेस, ये सारी चीजें बताई थी कि क्रिएटिविटी पर प्रभाव डालती हैं। क्या है सब में, P है, यानी कि क्या पढ़ाया था, 4P पढ़ाया था। कुछ याद आया किसी को
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4P अप्रोच होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। ये भी आप देखिए, अगर आप बेसिक अपना दिमाग का इस्तेमाल करें तो बहुत इजीली आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, पहला है हायरार्किकल कास्ट कैन प्रमोट एक्सक्लूजन ऑफ लोअर कास्ट फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम, यानी कि पदानुक्रमित, यानी कि जहां पर आप हायरार्की बांट दें, ये नीचे आएगा ये ऊपर आएगा। अब जैसे कि आपने हायरार्की पढ़ाई है, मैंने आपको हर एक चीज़ की ब्लूम की हायरार्की पढ़ाई थी, पहले अंडरस्टैंडिंग आता है फिर कॉम्प्रिहेंशन होता है। उसमें क्या था, हायरार्की में चीज़ें पदानुक्रम में क्या होता है, चीज़ें लोअर से हायर की तरफ जाती हैं, ये सबसे नीचे है फिर ये ऊपर है फिर ये सबसे ऊपर है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में बोला है अगर आप कास्ट को भी हायरार्की में बांट दें कि ये नीचे वर्ग की जात है, ये उससे ऊपर आएगी कास्ट, ये उससे ऊपर कास्ट आएगी, तो इससे क्या होगा कि जो लोअर कास्ट है उसको एजुकेशन सिस्टम से हटा दिया जाएगा, प्रमोट कर सकता है। ये सही बात है, क्योंकि अगर सबके मन में ये बात आ जाए कि ये ऊंची कास्ट होती है ये नीची कास्ट होती है, जैसे कि पहले चलता था, तो क्या होता था जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्हें लोग अपने साथ बिठाकर पढ़ाना मतलब नहीं समझते थे सही। जैसे कि B.R. अम्बेडकर जो है हमारे, उनके साथ भी सेम प्रकार का व्यवहार हुआ था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर आप हायरार्की में भी कास्ट को बांट देंगे तो लोअर कास्ट जो है उनको एजुकेशन से, यानी कि शिक्षा जो सिस्टम है उससे हटाया जा सकता है। चलिए बात सही है, अगला देखते हैं। द स्पोकन लैंग्वेज शुड प्ले डिटर्मिनेटिव रोल इन द मीडिया फॉर इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल, कि स्कूल में क्या भाषा बोली जाती है उसका बहुत फर्क पड़ता है कि स्कूल में पढ़ाया किस तरीके से जाएगा। बात बिल्कुल सही है, अगर ज़्यादातर लोग हिंदी बोल रहे तो हिंदी में पढ़ाएंगे, इंग्लिश बोल रहे तो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, भाई रशिया का स्कूल है तो रशिया लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, तो दोनों ही चीज़ सही है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ईजी क्वेश्चन बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। Which of the following is not correct according to scheme of education proposed by Gandhi in 1944? 1944 में गांधी जी ने जिस एजुकेशन स्कीम की, यानी कि जिस शिक्षा योजना की बात करी थी, उनमें से इसके हिसाब से क्या चीज़ गलत है। बेसिक आपका पार्ट बी के जीके से रिलेट करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पोस्ट बेसिक एजुकेशन फ्रॉम 14 to 22 ईयर्स, कि गांधी जी ने बोला था कि पोस्ट बेसिक एजुकेशन मतलब 14 से 22 वर्ष तक के लोग हैं उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगला ऑप्शन है कि जितने भी अडल्ट लोग हैं सबको एजुकेशन मिले। मैं सीधा सीधा आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर आंसर गांधी जी ने अडल्ट को एजुकेशन मिले इसकी बात करी गई थी। गांधी जी ने प्री बेसिक स्कूल के एजुकेशन की बात करी थी, जिसके बेसिस पर हमारा कहीं ना कहीं फ्री एंड जो फंडामेंटल RTE एक्ट है वो कहीं ना कहीं इस पर मतलब निर्धारित होता था थोड़ा बहुत। अगला है 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों की भी स्कूलिंग मिलनी चाहिए, जो कि हमारी एलिमेंट्री होती है। तो गांधी जी ने BCD तीनों के बारे में बात करी थी, लेकिन पोस्ट बेसिक के बारे में बात नहीं करी थी। क्यों नहीं करी थी? क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट अडल्ट एजुकेशन की बात कर दी। तो जो 14 से 22 है 22 वर्ष के बच्चे वो अडल्ट में आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 121 क्वेश्चन जो है आपने देखा होगा लास्ट पेपर एनालाइज में भी आपको मैंने इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाए थे। लास्ट 2 पेपर एनालाइज में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अब इसमें थोड़ा सा उसी का अलग वर्जन है। क्वेश्चन है विच इमिटेटिव बिहेवियर अकर्स व्हेन अ चाइल्ड ऑब्जर्व द मॉडल एंगेज इन द प्रीवियसली लर्नड डेविएंट बिहेवियर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर इट। यहाँ पर बोला है कि बताओ बच्चा जब व्यवहार करे कैसा। अगर देखो डाइवेंट का मतलब होता है जो व्यवहार उसने पहले करना बंद कर दिया था, ठीक है, अब वो व्यवहार दोबारा से करना शुरू कर दे। बाकी क्वेश्चन सारा छोड़ दो, इसी तरीके से पढ़ाया था ना कि कौन सा व्यवहार ऐसा है जिसको उसने बंद कर दिया था लेकिन अब उसने उसी व्यवहार को दोबारा से करना शुरू कर दिया है, तो वो होता है हमारा बच्चों डिसइनहिबिशन। क्या होता है? डिसइनहिबिशन। मॉडलिंग में क्या पढ़ाया था? सिंपली देखकर कॉपी करता है। एलिसिटिंग में भी यही पढ़ाया था। इनहिबिटरी में पढ़ाया था कि जहां पर बच्चा किसी चीज को करना शुरू कर दे, मतलब किसी चीज को करना बंद कर दे। और डिसइनहिबिटरी में पढ़ाया था कि बंद करे हुए व्यवहार को दोबारा से करना शुरू कर दे। तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B
क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि जिस व्यवहार को बंद कर दिया वो दोबारा से शुरू कर दिया है। तो ठीक है, ये आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज अकर इन द स्टूडेंट। कंस्ट्रक्शन के बारे में हम इजीली बता सकेंगे, ठीक है, आपको पढ़ाया जा चुका है। पहला है, मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि किस तरीके से बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। पहला है कि बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करेगा। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पहला पॉइंट ही कंस्ट्रक्टिविज्म बेस के बारे में पढ़ते हैं। अगला है कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट को जोड़ा जा सके। अब कॉन्सेप्ट को जोड़ेगा तो तभी, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज से उसने रिलेट किया, तो कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट तो जोड़े ही हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है कि बच्चा जो है मेंटल इमेजेस बना लेता है जब लर्निंग कर शुरू करता है। अब मेंटल इमेज तो बनाएगा ही, दिमाग में तो जो है छवि बनाएगा ही, क्योंकि जब नॉलेज का कंस्ट्रक्शन आपको करना है, फिर आप सोचिए जब भी आप कोई चीज़ समझते हैं तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में छवि तो आप बनाते ही है ना। क्या बिना दिमाग में छवि बनाए आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, कोई भी चीज़ याद कर लेंगे? हो ही नहीं सकता। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंग्वेज फैमिली एग्जिस्टिंग इन इंडिया। बेसिक क्वेश्चन है बहुत, आपको बताना है कौन सी लैंग्वेज फैमिली इंडिया में नहीं आती। सबने पढ़ा होगा, तिब्बतो बर्मन भी आती है, द्रविड़ भी आती है, एस्ट्रो एशियन भी आती है, लेकिन जो आपकी अफ्रीका एशियन है ये नहीं आती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है, विच मैथड ऑफ टीचिंग इज अबाउट टेकिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच टू अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, एक चीज और करी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनकम्प्लीट मीनिंग हमें क्वेश्चन से झलका है। ठीक है, लेकिन बात क्या है, हमें तो क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से निकालना है, समझ के आंसर हमें निकालना है इसका। क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ ना एग्जाम में, उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस बार भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के ट्रिक देखने के लिए मिलेंगे, याद रखना ये चीजें। चलिए क्वेश्चन है कि कौन सा मेथड ऐसा है टीचिंग का जहां पर कोई भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी आपने कोई अगर गोल बनाया है तो वो आप हासिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें तो बोला ही नहीं भैया लेक्चर मेथड प्रोजेक्ट, भैया तो सारे ही दे रखे हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो सब में पूरा होता है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि स्पोर्ट्स मेथड जैसे तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो ये तो होगा नहीं। बचा मेरे पास लेक्चर, प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम। अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है कोई भी अगर आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने रखा है उसको पूरा करने के लिए सबसे बेहतर कौन सा होगा। लेक्चर मेथड से क्या मुझे समझ आ रहा है कि मैंने कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव रखा है, या मुझे प्रोजेक्ट मेथड से समझ आ रहा है कि मैंने कोई लर्निंग ऑब्जेक्टिव रखा है? नहीं। लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है वो तो मेथड ही इसलिए बना है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप उसका हल निकालना चाहते हैं, यानी कि आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज को सीखने का आपका उद्देश्य क्या है कि मेरे पास जो भी समस्या है मैं उसका हल निकाल सकूं। तो आपका यहाँ पर बच्चों आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली बात हुई है जहाँ पर आप किसी प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करें, और उद्देश्य यहाँ पर डायरेक्टली हमें प्राप्त होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको? आगे बढ़े यहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेक्चर मेथड को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। पहला, जब आपको बच्चे को फैक्ट्स बताने हो, सही बात है, बस मुझे चीज़ों को बच्चे को बताना, अच्छा ये अब हुआ, ये जब हुआ, ये तब हुआ, फैक्ट बता दिए मैंने, ये लेक्चर है। अगला है जब बच्चों को आप किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दो, डिस्क्रिप्शन यानी कि थोड़ा सा आपने बता दिया और उन्हीं टॉपिक को रिपीट करा दो, ये भी लेक्चर मेथड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है टीचर ही सब कुछ कर रहा है, रिपीट करा दिया, बता दिया, हो गया काम खत्म जी। नेक्स्ट है कि आपने बच्चों को जो थ्योरी वाली चीजें हैं वो एक्सप्लेन करा दी, प्रैक्टिकली कोई डेमोस्ट्रेट तो करके दिखाया है नहीं, ये भी सही बात है, क्योंकि लेक्चर मेथड में सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है, कोई एक्टिविटी करके नहीं दिखाई जाती। तो देखिए तीनों ही यहाँ पर आपके सही हैं लेक्चर मेथड के हिसाब से। ठीक है, इजीली आंसर कर सकते थे आप, सारे पढ़ाया जा चुका है आपको, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़े यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द लर्निंग फोकस्ड अप्रोच टू लर्निंग फोकस। एक सेकंड, यहाँ पर ना दो बार रिपीट हो गया। ठीक है,
आपको लर्निंग फोकस अप्रोच के बारे में पढ़ाया था, जो लर्निंग के ऊपर अप्रोच होती है, आपको बताना है उसके हिसाब से क्या बात सही है। ठीक है, लर्निंग फोकस अप्रोच कौन सी होती है? बेसिकली इसमें क्या होता है, बच्चे के सेंटर में रखी होती है कि किस तरीके से बच्चा सीखेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, वो सब बेसिस होता है इसका। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं कि ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है जहां पर बच्चे को लर्निंग करवाई जाती है, ट्रेनिंग करवाई जाती है। सही बात है, क्योंकि नाम इसका भले लर्निंग सेंटर्ड है लेकिन ये होती इनडायरेक्टली विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण ही है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ही होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। अगला ऑप्शन देखते हैं, इट फैसिलिटेट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ मीनिंग एंड सब्जेक्ट मैटर नॉलेज थ्रू पर्सनल एंड इंटरपर्सनल क्वेरी। इसमें क्या है, चीज़ों को ढूंढा जाता है, लर्निंग को खोजा जाता है, किस तरीके से, चाहे आप इंक्वायरी करके, सवाल जवाब करके, एक दूसरे से पूछ के। बात बिल्कुल सही है, हमें तो किसी भी तरीके से लर्निंग को खोजना है यहाँ पर। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हैं। तो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, Which of the following factor influence our choice of word when we speak to someone? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए एक दिन आपकी और मेरी मुलाकात हुई, तो आप मुझसे किस तरीके से बात करेंगे, क्या चीज़ें हैं जो आपके मुझसे बात करने पर फर्क डालेंगे। पहला है कंटेक्स्ट, कि किस बारे में आप बात कर रहे हैं। सही बात है, आप मुझसे पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, आप मुझसे फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप मुझसे अपने स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका कंटेक्स्ट क्या है, आप उसी हिसाब से वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। सही बात है। क्लाइमेट, अब भाई कैसा क्लाइमेट है, वहाँ पर बारिश हो रही है, धूप है, गर्मी है, इससे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर आपको मुझसे अपने स्ट्रगल के बारे में बात करनी है तो चाहे बारिश हो रही हो, धूप निकल रही हो, बात तो वही रहेंगी, वर्ड्स तो वही रहेंगे, यानी क्लाइमेट का फर्क नहीं पड़ता है। अगला है आप किससे बात कर रहे हैं। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो बात करने का तरीका अलग होगा, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो बात करने का तरीका अलग होगा, जाहिर सी बात है। अगला है द प्लेस ऑफ कन्वर्जेशन, हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, हम आपके दोस्तों के बीच में खड़े होकर बात कर रहे हैं, हम सेपरेट जाके बात कर रहे हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। आप अपनी फैमिली के बीच में अपने दोस्तों से बात करिए और अकेले में जाके बात करिए, देखिए दोनों में कितना होगा। फैमिली के बीच में अरे अच्छे कैसा है कैसा है, और कोने में ले जाके अरे यार कैसा है, तो क्या हुआ, आप किस जगह बात कर रहे हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन सही हैं, जो कि है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या कहीं पर हमें ये गिवन है, सॉरी फर्स्ट सेकंड फोर्थ नहीं, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो यस, ये चीज हमें गिवन है इन द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 128, डैश इज फाउंड इन अ वेल कंडक्टेड क्लासरूम where teacher have different type of routine and uses instructional tips and emphasis is on the student making the content more meaningful। आपको बताना है कि वो कौन सा क्लासरूम होगा जहाँ पर टीचर अलग अलग तरीके के रूटीन हो, यानी कि अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कराए, अलग अलग तरीके से पढ़ाए, और बेसिक मकसद क्या होता है टीचर का कि वो जो भी चीज़ पढ़ा रही है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एंड ऑर्डरली फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, एक ऑर्डर तरीके से सब चीज़ें प्लान है, टीचर जो है एक रूटीन प्लान कर रखा है, यानी कि ऑर्डर में चल रही हैं सारी चीज़ें। आपका रूटीन प्लान होगा, आपका शेड्यूल प्लान होगा, जब भी तो चीज़ें ऑर्डर में चलेंगी ना। अगला है कि बच्चे अच्छे से लर्निंग कर रहे हैं, तो क्या है, ये फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट है, एक ऐसा अधिगम का ये एनवायरनमेंट है जो आपकी लर्निंग को प्रमोट करे। जो हमारे दोस्त होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं, यानी कि जो हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं वो उसे बढ़ावा देते हैं हमें, तो लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा तो लर्निंग को भी तो बढ़ावा देगा ना ये। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सबको, आगे बढ़े यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, Which of the following statement is are correct about adaptation dependent on observation behavior? आपको बताना है कि जहाँ पर आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करने की बात करें, व्यवहार का अनुकूल करने की बात करें, उसके हिसाब से क्या बात सही है। क्वेश्चन को बहुत मतलब कि घुमा दिया, लेकिन ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है,
पहला आप देखिए ऑप्शन से ना, आपको क्वेश्चन से चाहे आपको मतलब समझ आया हो या ना आया हो, ऑप्शन देखिए, क्लासिकल एडेप्टेशन, ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ से क्या निकला, मुझे समझ आ गया कि यहाँ पर बात हो रही है क्लासिकल यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग की, ऑपरेशन यानी कि यहाँ पर बात हो रही है ऑपरेंट कंडीशनिंग की। ये चीज़ आपको पता है। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है हमारा एलिसाइटेड बिहेवियर, वो बिहेवियर जिसे हम बच्चों से निकलवाना चाहते हैं, और ऑपरेंट में पढ़ा था हमने एमिटेड बिहेवियर। एमिटेड बिहेवियर यानी कि जो अपने आप निकल कर आए, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि क्लासिकल अडेप्टेशन, क्लासिकल कंडीशनिंग में कैसा व्यवहार होगा, नेचुरल, लेकिन नेचुरल बिहेवियर तो ऑपरेंट में होता है जो अपने आप हो जाए, और ऑपरेंट में इन्होंने बात करी है एक्वायर्ड बिहेवियर की, जिसे हासिल करा जाए, और जो बिहेवियर हासिल किया जाता है भैया वो तो एलिसिटेड होता है, और ये तो क्लासिकल में आता है। यानी कि उन्होंने दोनों ही ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया, तो ये दोनों ही यहाँ पर गलत है। तो आंसर देखिए आपका हो जाएगा नीदर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन को कितना टफ बना दिया, लैंग्वेज टफ बना दी, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन का एग्जाम में एनालाइज किया जाता है। वर्ड पकड़ना, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन में आपको गारंटीड एक वर्ड ऐसा जरूर मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा ये किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखिए किस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर पकड़ लिया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 130, The lowest level of learning from primary school was determined which of the following subject of the school। अब यहाँ पर लोएस्ट लेवल दे दिया। क्वेश्चन में आपसे बेसिक पता क्या पूछा है, प्राइमरी स्कूल में क्या क्या बच्चों को सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। अब बताओ पहली से पाँचवीं में क्या बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, हाँ पढ़ाई जाती है, इंग्लिश हिंदी पढ़ाई जाती है, मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, साइंस नहीं पढ़ाई जाती, ईवीएस भी पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री भी नहीं पढ़ाई जाती। फर्स्ट से लेके पाँचवीं में तो क्या होता है, इंग्लिश हिंदी मैथ ईवीएस, ड्राइंग पर बढ़ा देगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या होगा आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ये तीनों आपके यहाँ पर सही होंगे। लोएस्ट लेवल फलाना लेवल कंफ्यूज कर दिया। बेसिक क्वेश्चन क्या है, क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। What type of learning would involve thinking and reasoning with the practical work of manipulating object to solve problem? आप कौन से प्रकार की थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे जहां पर आप प्रैक्टिकली चीज़ों का हल निकालें। क्वेश्चन को बहुत टफ कर दिया एग्जामिनर ने आपके लिए, लेकिन हम टफ नहीं होने देंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है, जो आप चीज़ें खुद करते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है खुद करने का ऑप्शन, लर्निंग बाय डूइंग दिख रहा है। क्वेश्चन कितना भी टफ बना ले एग्जामिनर, हमें क्वेश्चन को तोड़ना आता है, हमें वर्ड टू वर्ड कैच करना आता है, तो हम क्वेश्चन को हर एक को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिखा, प्रैक्टिकल वर्क दिखा, प्रैक्टिकल वर्क आएगा सीधा सीधा लर्निंग बाय डूइंग में, और बाकी घुसो ही मत क्वेश्चन में, कुछ ना भी घुमा ले, हमें घूमना ही नहीं है, हम आंसर निकाल के रहेंगे। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल यानी जो खुद करके देखते हो, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर डाइवर्जेंट क्वेश्चन। पढ़ाया हुआ है डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के बारे में सबको। कन्वर्जेंट जहां पर एक सॉल्यूशन होता है, डाइवर्जेंट जहां पर बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा डाइवर्जेंट है। पहला मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि जहां पर आप किसी क्वेश्चन के बहुत सारे सही आंसर बता सके, सही बात है, ये तो डाइवर्जेंट है। अगला है सिंगल आंसर या फिर फिक्स आंसर। सिंगल और फिक्स तो कन्वर्जेंट होता है, लास्ट पेपर जो एनालाइज किया था उसमें बताया था। फिक्स्ड करेक्ट यानी कि एक ही आंसर होगा करेक्ट, ये भी नहीं है। अगला है सिंगल, ये भी नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बता चुकी हूँ, जो आपको हमने आफ्टरनून का पेपर शिफ्ट डिस्कस कराया था। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर होगा मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन। बेहद ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को इतना बड़ा कर दिया है लेकिन बहुत इजी है। आपको कुछ इवन नंबर दिए 16, 18, 24, 28, 32, 46। आपने बच्चे को बोला कि अगर आप किसी भी दो इवन नंबर को ऐड करें, सपोज आप ऐड कर लीजिए 16 और 18 को, तो क्या बनेगा, बनेगा आपका 34। आप ऐड कर लीजिए 18 और 24 को, क्या बनेगा आपका, आपका बनेगा 42। तो
तो इन्होंने बोला कि आप किसी भी दो अगर इवन नंबर को ऐड करेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया अलग अलग, तो आपका जो एडिशन आएगा वो भी हमेशा एक इवन नंबर ही आएगा। तो हमने जब अलग अलग यूज करके देखा, इसका अलग अलग एग्जाम्पल हमने करके देखा, तो हमने ये कंक्लूड कर लिया, कंक्लूड का मतलब हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया कि किसी भी दो नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा इवन नंबर आएगा। तो बताओ कौन सी रीजनिंग हुई? बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने क्या करा, पहले बच्चों को अलग अलग यूज करके दिखाए, फिर यूज से क्या करा, हमने कंक्लूड कर लिया। तो हम क्या गए, हम गए यहाँ पर स्पेसिफिक टू जनरल, अलग अलग विशिष्ट इस्तेमाल करके देखे, फिर एक सामान्य नियम निकाल दिया। और ये कहाँ होता है, ये हमने पढ़ा था इंडक्टिव के अंदर। तो कितना इजी क्वेश्चन था देखो। तो आंसर हो जाएगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, विच लर्निंग अप्रोच इज अ स्पेशल स्मॉल ग्रुप अप्रोच in which the democratic process lies on individual accountability, equal opportunity and collective record। ठीक है, अब आपको बताना है, क्वेश्चन कितना ही दे दे, हमें तो क्वेश्चन तोड़ना आता है। क्वेश्चन में कुछ दिखा, ग्रुप अप्रोच, स्मॉल ग्रुप दिखा। अब मुझे गारंटी पता है, मेरे को चार ऑप्शन दिए। लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच, मुझे नहीं पता यहाँ पर बच्चा ग्रुप में कर रहा है या फिर इंडिविजुअल कर रहा है, दोनों तरीके से हो सकता है। लर्निंग सेंटर अप्रोच में भी दोनों तरीके से हो सकता है, टीचर सेंटर में भी दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें तो मुझे गारंटी है, ये तो ग्रुप के बारे में ही होता है। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, मुझे पता चल गया कि ग्रुप के बारे में बात करी है, और ग्रुप के बारे में सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी अधिगम में बात होती है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन प्रॉब्लम। जो आपकी मानव की, जो आपकी मनुष्य की समस्याएं होती हैं उसके बारे में क्या सही नहीं है। सपोज कीजिए आपके सामने एक समस्या है, ठीक है, मैम मेरे तो 2 चैप्टर रह गए, एग्जाम आने वाला है, कैसे करूं पूरा, जल्दी बताइए। तो आप बताओ आपके जो ये प्रॉब्लम है इससे कौन सी चीज रिलेट नहीं करेगी। पहला है कि आपको किसी भी चीज को समझने के लिए पेशेंस चाहिए। सही बात है, अगर आप हड़बड़ मचा दो कि मैम मेरे तो समझ नहीं आ रहा, तो कभी समझ आएगा भी नहीं। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये बात सही है, आपको बताना है जो सही नहीं है, तो फर्स्ट आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि आप क्वेश्चन को सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस मतलब मुझे पता है कि मेरे 2 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुए और एग्जाम आने वाला है। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि अपने बारे में ही सोचना। तो मैं अपने बारे में सोचूंगी, क्या मेरी स्पीड इतनी है कि मैं 2 चैप्टर कर पाऊँ, या फिर मैं इस तरीके से टारगेट करूँ कि आज मैं 1 चैप्टर कर लूँ और 1 चैप्टर मैं कल कर लूँ और अगले दिन मैं फिर उसको रिवाइज भी कर सकती हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पर आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस लगाते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या पूछा है कि जहाँ आप बिना सेल्फ अवेयरनेस के इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसके लिए आपके पास सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि ये ट्रू नहीं है। और जिस आंसर को हम ढूंढ रहे थे ये है, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है और प्रॉब्लम के लिए इंसाइट चाहिए हमें, यानी कि थोड़ा सोचने की क्षमता चाहिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा के हिसाब से क्या बात सही नहीं है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, आप मतलब कि आप सोचना कि मैं क्या चीज़ बोल रही हूँ वो सही है या नहीं है। आंसर हम बाद में देखेंगे, आप देखना आपको ये क्वेश्चन आता होगा। पहला कि कोई लैंग्वेज नहीं होगी अगर स्पीकर ही नहीं होंगे। सपोज कीजिए अगर आपको बोलना ही नहीं आता तो क्या कोई लैंग्वेज होगी। जल्दी अपने मन में जल्दी सोचिए कि अगर आपको बोलना ही नहीं आता तो क्या लैंग्वेज होगी, नहीं होगी। सही बात है, आपको बताना है जो इनकरेक्ट है। ये बात बिल्कुल सही है लैंग्वेज के हिसाब से, अगर लैंग्वेज स्पीकर नहीं है तो लैंग्वेज नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं। लैंग्वेज क्या है, सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेट करने का माध्यम है। क्या भाषा के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बात करी जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्या भाषा के द्वारा हम पढ़ते नहीं हैं, क्या भाषा के द्वारा हम चीज़ों को समझते नहीं हैं, भाषा के द्वारा बोलते भी हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन होता है, नहीं। तो यानी कि ये बात गलत है। अगला देखते हैं
कि डिक्शनरी को जो है बनाया जा सकता है बिना किसी स्पीकर की हेल्प से। अब स्पीकर क्या होगा? जो इंसान बोलता है। अब भैया जो बोलते हैं, अब डिक्शनरी तो कोई ना कोई इंसान ही बनाएगा ना, बिना स्पीकर के क्या डिक्शनरी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हार्ड एंड रूल था इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हद से ज़्यादा इजी, 1 सेकंड का क्वेश्चन। गार्डनर के हिसाब से वो कौन सी इंटेलिजेंस है जहाँ पर इंसान अपनी फिजिकल मूवमेंट यानी कि अब जो शारीरिक शक्तियाँ होती है, गतिविधियाँ होती है, उनका इस्तेमाल करता है? हमने पढ़ा है फिजिकल मोबिलिटी, या फिर मैं इसे बोल लूँ काइनेस्थेटिक। ये चीज़ हमने पढ़ी है, मुझे ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which learning method allows face-to-face discussion using the computer also? आप बताओ वो कौन सा ऐसा डिस्कशन है जहां पर आप फेस टू फेस एक सामने रह के डिस्कस कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, एक एग्जाम में भी आया था वो, कि आप बताइए वो कौन सा मेथड है जहां पर बच्चे आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो उनको मिला है, वो भी कंप्यूटर के द्वारा। तो वो कौन सा था जहां पर बच्चे कंप्यूटर को लेके डिस्कस कर रहे थे? वो था हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग। बस क्वेश्चन को यही पलट दिया गया कि कोलैबोरेटिव लर्निंग है जहां पर आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आंसर होगा आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग। ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन को 2 तरीकों से फ्रेम कर दिया इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्ट्रेटेजी कैन बी अडॉप्टेड बाय अ टीचर फॉर प्रिवेंटिंग इनडिसिप्लिन इन द क्लास? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपसे बोलूंगी, आप बताना सही या नहीं है, मतलब अपने आप सोच लेना, आंसर मिल जाएगा आपको। आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे अनुशासित नहीं है, तो बताओ कि आप क्या करोगे ताकि बच्चे डिसिप्लिन में आ जाए, या फिर इनडिसिप्लिन को कम करने के लिए आप क्या करोगे? पहला है आपके लिए कि आप बच्चों को अलग अलग टास्क दे दोगे जो कि थोड़े इंटरेस्टिंग और थोड़े टफ भी हो। सपोज आपने आज बच्चों को बोला कि चलो सब जाके पार्क में आज पौधे लगाएंगे, तो क्या हुआ? बच्चों के लिए चैलेंजिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी। आप देखना बच्चे बहुत मेहनत से काम करेंगे और डिसिप्लिन में रह के काम करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? आप इनडिसिप्लिन को दूर कर सकते हैं, सही बात है। अगला है कि आप बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दो ताकि उनको पता चले कि उनको क्या करना है, सही बात है। अगर आप बच्चों को क्लियरली बता दो कि देखो आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हाँ, जैसे हम गए पिकनिक पे, आपने बच्चों को बता दिया देखो आपको इस तरीके से क्यू में जाना है, देन आपको वहाँ पर स्टॉप पे उतरना है, आपको वहाँ पर अपने फ्रेंड्स का हैंड होल्ड के रखना है, टीचर से दूर नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को हमने सारी चीज़ें समझा दी हैं, तो बच्चे को चीज़ पता चल गई है। अगला है इसके बाद कि आप बच्चे को एक बहुत बड़ी लिस्ट दे दो, ये करना है, ये नहीं करना, और इसको आप याद कर लो, मतलब इसी तरीके से आपको काम करना है। अब देखिए बच्चे को लिस्ट दे दोगे ना, बच्चा कुछ नहीं समझेगा। बच्चे को बोल के बता दो, समझा दो, उनको कोई टास्क दे दो, दोनों तरीके से कर सकते हो। लिस्ट तो आप कितनी लंबी चौड़ी दे दो, बच्चा नहीं मानता बातों को, तो क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड इन दोनों के द्वारा आप इन डिसिप्लिन को क्लास में कम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लर्निंग प्रोसेस फीचर? भी बहुत इजी क्वेश्चन, आपको लर्निंग के बारे में पढ़ा है, आपको बताना है कौन सा अधिगम से रिलेट करता है। पहला लर्निंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, सही बात है, पढ़ा है। लर्निंग गोल ओरिएंटेड है, लर्निंग थॉटफुल है, तीनों में आपको पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर में, क्लास जब आपकी करवाई थी। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आगे बढ़े यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सेंटेंस में जो ब्लैंक फिल करना है यहाँ पर सही वर्ड क्या आएगा। क्वेश्चन है मोर देन अ डेकेड हैज पास्ड, ये पास्ट है, सिंस दिस हाउस वाज डैश, एक दशक यानी कि कम से कम 10 साल हो चुके हैं इस घर को बने हुए। अब देखिए ये क्या है, ये घर पहले ही बन चुका है, यानी यहाँ पर बात हो रही है पास्ट टेंस की, और पास्ट टेंस में आपका आएगा बिल्ट। इजी क्वेश्चन था ये तो बहुत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज पोलिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द काइंड्स ऑफ एम्स इन मैथमेटिक्स फॉर स्कूल एजुकेशन? आपको बताना है जॉर्ज पोलिया के हिसाब से इनमें से कौन से
मैथ के उद्देश्य होते हैं पढ़ाने के। मैंने आपको लास्ट जो पेपर एनालाइज था उसमें इसके बारे में बताया था कि जॉर्ज पोलिया ने 2 बताए थे और उन्होंने बोले थे, पहला था नैरोअर एम और दूसरा था ब्रॉडर एम। इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। तो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ से आपको बताना है कि जो आपको वर्ड गिवन है उसका सिनोनियम यानी कि सेम मतलब क्या होगा। अपलोड करना क्या होता है, किसी का तारीफ करना, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि प्रेज, प्रेज का मतलब भी तारीफ करना ही होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेहद ही इजी क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, वर्ब बिहेवियर कैन नॉट बी अचीव्ड इन ऑल और नथिंग री सेंटेंस, इट इज यूजुअली लर्नड स्लोली। आपको सिंपल बोला गया है कि जो बिहेवियर होता है वो धीरे धीरे सीखा जाता है, एकदम से किसी को नहीं आ जाता। तो आपको बताना है कि मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, कौन से प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है। पहला है जनरलाइजेशन, दूसरा है डिसकंटिन्यूस ऑफ रीइंफोर्समेंट, तीसरा है डिस्क्रिमिनेटिव रीइंफोर्समेंट और अगला है शेपिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या कहीं पे भी आपको रीइंफोर्समेंट की बात हो रही है? क्या कहीं पर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोई रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर आपको कोई प्राइज मिल रहा है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। तो रीइंफोर्समेंट तो वही आएगा जहाँ पर कुछ प्राइज मिलता हो। तो ये तो मेरा गलत हो गया। अब बचा मेरे पास जनरलाइजेशन और शेपिंग। अब जनरलाइजेशन में तो हमने पढ़ा था जहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस यानी कि उत्तेजना को हम एक किसी सिस्टम में बदल देते हैं, मतलब कि एक कोई सेम नाम दे देते हैं हम। यहाँ पर ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही, तो जनरलाइजेशन भी नहीं होगा। जब क्वेश्चन ना समझ आए तो इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन को उन्होंने फ्रेम ही इस तरीके से किया है कि बच्चे को समझ ना आए। तो क्या करना है, हमें ऑप्शंस पुट उठाने हैं, ऑप्शन को समझना है। बचा क्या, मेरा शेपिंग, और शेपिंग की सही बात है। आप क्या करते हो, जब कोई पॉटर जो है जब वो कोई मटका बनाता है तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे शेप देता है। क्या एकदम से मटका बन जाता है चिकनी मिट्टी रखते? नहीं, धीरे धीरे मटका बनता है। तो सेम उसी तरीके से शेपिंग में भी यही चीज़ है, कोई चीज़ एकदम से नहीं आ जाती, धीरे धीरे से शेप लेती है चीज़। जैसे जो पॉटर है वो मटका बनाता है, धीरे धीरे से शेप देता है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, शेपिंग। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। In the book, mathematical discovery defines problem solving as the conscious research for some action which is appropriate to attain some clearly convinced but not immediately attainable aim। आपको सिंपल बताना है कि ये किसने बात करी, ठीक है। अब देखना जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ज़्यादातर जो बातें हैं वो जॉर्ज पोलिया ने करी थी, क्योंकि इनका मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रोल था। तो ये आंसर यहाँ पर सिंपल है, जॉर्ज पोलिया ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर नहीं है। इजी क्वेश्चन होते हैं ये तो बहुत। तो क्वेश्चन है, दे वांट हिम टू डाई सो दैट दे कैन इनहेरिट हिज वेल्थ। वो चाहते हैं कि वो मर जाए ताकि वो उसकी दौलत पर कब्जा कर ले। इस सेंटेंस में बच्चों कोई भी गलती नहीं है, तो आंसर होगा नो एरर, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में बताती है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है जहां पर आप सोचे कि आपने क्या चीज़ सही करी क्या गलत करी। जब आप ये चीज़ें सोचते हैं अपने दिमाग के अंदर ही, तो ये बोलते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पर आप चीज़ें सीखते हैं कैसे, कंक्रीट मटेरियल यानी कि जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनके साथ आप एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बेसिकली होता है कि आपने क्या चीज़ करी, क्या सही करी क्या गलत करी, उस तरीके से सोचना। यहाँ पर आपका कंक्रीट के बारे में कोई रोल नहीं होता कि जो कंक्रीट मटेरियल है, ये आपकी इमेजिनरी थिंकिंग चलती है, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, ये कंक्रीट थिंकिंग नहीं होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि आप इसको बिना कंक्रीट मटेरियल के कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इसको बिना कंक्रीट के भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। In which of the following question, out of the following given 4 alternative, select the alternative which best express the meaning of idiom of the phrase। आपको बताना है दिए गए जो मुहावरा है या फिर मैं कहूँ लोकोक्ति है, इसका मतलब क्या होगा।
टू पुट वंस बेस्ट फॉट फॉरवर्ड, अपने सबसे जो बेस्ट है वो चीज़ करो। सबको पता होगा इसका, टू डू वंस बेस्ट, अपना जो सबसे बेस्ट है वो चीज़ करो, ये इसका मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are the major aims of mathematics education while considering the broader and narrower aim of mathematics education? आपको बताना है कि मैथ को पढ़ाने का मुख्य नियम क्या हो सकता है। ठीक है, पहला है कि बच्चा जो है मैथ की प्रॉब्लम को डेली लाइफ में भी सॉल्व कर सके। सही बात है, हम मैथ क्यों सिखाते हैं, ताकि डेली लाइफ में भी जहाँ पर उसकी मैथ है वो सॉल्व कर सके। अगला है कि बच्चे को आप हायर स्टडी के लिए तैयार कीजिए। सही बात है, क्योंकि आगे जाके उसको मैथ्स मिलेगा ही मिलेगा, मैथ्स के बिना तो नहीं चलेगा ना काम। तो उसके लिए बच्चों को हायर स्टडी के लिए भी तैयार किया जाता है। इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स आती है आपकी, तो आप देखें कहीं ना कहीं आप पार्ट भी पढ़ रहे हैं, IQ का क्वेश्चन आ गया या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या करा, IQ में आपका मैथ्स का इस्तेमाल हुआ, तो हायर स्टडीज़ के लिए भी आपको तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है कि वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, आपको बताना है इसके लिए एक वर्ड जो अच्छे काम के लिए मरे, तो वो क्या होता है, उसे मार्टेर बोलते हैं। आपको याद है ना, जो शहीद होते हैं वो ही मार्टेर होते हैं, जो किसी अच्छे काम के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following Kohlberg stages of moral development comes under the level second of conventional morality? आपको कोलबर्ग के बारे में बताया था, 3 लेवल बताए थे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल। हर एक लेवल में 2 स्टेजेस बताई थी। आपको बताना है लेवल सेकंड के हिसाब से कौन सी 2 स्टेजेस होंगी। पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट, अगला है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, और नेक्स्ट है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो अगर ढंग से याद है, ढंग से क्लासेस देखी हैं, तो 1 सेकंड का है ये, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर और गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये वही है गुड गर्ल एंड बैड बॉय। तो ये आपके सेकंड एंड थर्ड दोनों इसके सही आंसर हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आपको इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म का एंटोनियम बताना है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, जो बदले ना, और ऑप्शन में गिवन है देखिए वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि जो बदलता रहता है, तो उल्टा हो जाएगा, इसका एंटोनियम होगा वेरिएबल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वर्ड में भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, तो आपको बताना है कि वो कौन, उसे हम क्या बोलेंगे, जो कि एक तरीके से कहेगा मेरे को सिंगल रहना है, मुझे शादी नहीं करनी। कौन सलमान खान बनना पसंद करेगा तो उसके लिए वर्ड होता है हमारा सेलिब्रेट। ठीक है, सेलिब्रेट बोलते हैं उसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट निकाला जाता है, तो आपने बच्चे को बता दिया कि इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये होता है, आपने सीधा सीधा बच्चे को फॉर्मूला बता दिया, तो बताओ वो कौन सी थिंकिंग या फिर कौन सा मेथड है। सिंपल, जहाँ पे पहले ही फॉर्मूला बता दिया। ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि ये होती है हमारी डिडक्टिव थिंकिंग। बाकी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पहले ही गिवन है कि अनाउंस्ड द फॉर्मूला, आपने पहले ही फॉर्मूला अनाउंस कर दिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डिडक्टिव थिंकिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। Which of the following is mandatory while imitating a model? अगर आप किसी को भी नकल करना चाहते हैं, किसी को भी देख कर कुछ सीखना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या सही है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और उसके ऊपर मैं आपको इसकी थ्योरी भी पढ़ा चुकी थी, जहाँ पे मैंने आपको अटेंशन, रिटेंशन ये सब चीज़ें सिखाई थी। तो उससे भी रिलेट करना और अपनी बेसिक थिंकिंग से भी रिलेट करना। पहला है, अगर मुझे किसी को कॉपी करके कुछ चीज़ सीखनी है, किसी को देख के, सबसे पहली बात मुझे अटेंशन देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, जो चीज़ मैंने सीखी है उसको माइंड में रिटेन करना पड़ेगा, उसको माइंड में स्टोर करके रखना पड़ेगा। और अगला है, जब मैंने वो चीज़ सीख ली तो मुझे वो चीज़ करके भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो देखिए यहाँ पर क्या उसी थ्योरी का फॉलो हो रहा है, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन। बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, तो तीनों ही यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आगे बढ़े यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वी मेक मैथमेटिक्स लर्निंग जॉयफुल? आप मैथ्स को किस तरीके से जॉयफुल यानी कि जहाँ पर बच्चा इंजॉय करे, कैसे बनाएंगे। पहला है, आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट दोनों को लिंक कर दीजिए। अब कैसे बच्चों, चलो बताओ कि 4 + 2 क्या होगा।
ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बच्चे को इमेजिन करना है। लेकिन मैं वही बच्चों के सामने ब्लॉक ला के रख दूँ कि ये 4 ब्लॉक हैं, ये 2 ब्लॉक हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया कंक्रीट, और मैं बताऊं कि चलो अब काउंट करके बताओ, तो क्या होगा, बच्चों को ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि वो बच्चे खुद चीज़ों को छू के करके सीख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात इसको सेटिस्फाई करती है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला है कि मैथ से रिलेटेड गेम खिलाओ, पजल खिलाओ, स्टोरी सुनाओ ताकि बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़े। सही बात है, बच्चों को गेम खिलाएंगे तो बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन सही है। आपको यही पूछा था ना कि किस तरीके से आप मैथ्स को जॉयफुल बनाएंगे, तो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला है, क्वेश्चन को बहुत लंबा बनाया है लेकिन बहुत ईजी है। आपको क्वेश्चन में पूछा है एसर्टेनिंग, यानी कि आपको बताना है कि जहां पर आप बात करें प्लांट के ग्रोथ की, आप एनिमल की अलग अलग स्पीशीज की बात करें, आप बात करें लीव्स के बारे में, अलग अलग पेड़ पौधों के, आप बात करें हार्ट बीट के बारे में, आप बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये कुछ एग्जाम्पल लिए मैथ्स पढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप मैथ को किस सब्जेक्ट से जोड़ रहे हो? हिस्ट्री में तो ये चीज़ें नहीं आएंगी, लिटरेचर में भी नहीं आएंगी, ज्योग्राफी में आएंगी। हमें पता है साइंस में हम लीव्स, प्लांट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर सब के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइंस। ठीक है, क्लियर है सबको, बेहद इजी क्वेश्चन। चलिए अगला है, आपको डिफेंड का एंटोनियम बताना है, यानी कि अपोजिट बताना है। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना, और बचाव का उल्टा क्या होता है, अटैक करना। इजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ मैथ्स इन एनवायरमेंट लर्निंग। जब आप बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो आप मैथ का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे? पहला है कि आपने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करा माउंटेन की हाइट कैलकुलेट करने के लिए। आप सब पार्ट ए में मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी करते होंगे, जहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू किसी की भी हाइट निकाल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आप छोटे बच्चों को कभी भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओगे? आप एग्जाम किसका दे रहे हो? एलिमेंट्री एजुकेशन का दे रहे हो ना, तो क्या बच्चे को आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाओगे। कई बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, हाँ भाई ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू तो माउंटेन निकाल सकते हैं हाइट, और माउंटेन जो वो ईवीएस का पार्ट है। नहीं, गलत है, ट्रिग्नोमेट्री कभी भी छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, आप बच्चे को स्कूल के कैंपस में ले गए, जहां पर गार्डन में आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से लेंथ और एरिया होता है। ये बात बिल्कुल सही है, एलिमेंट्री क्लास के बच्चे को लेंथ और एरिया पढ़ाया जाता है, तो गार्डन में ले जाके पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप बच्चों को बोलिए कि एक पैराग्राफ लिखो और आपको सिर्फ 50 वर्ड में लिखना है। सही बात है, आपने क्या करा, वर्ड लिमिट कर दी कि 50 वर्ड ही होने चाहिए, और आपने क्या करा, एनवायरनमेंट में आपने बोला कि चलो ट्रीज के ऊपर एक पैराग्राफ लिखो। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ से आप रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में दे चुकी हूँ। एक क्वेश्चन है अगर एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस और आपको प्रूव करना है कि उसके अपोजिट एंगल और इक्वल है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जो इसकी इक्वल साइड है उसके अपोजिट में जो एंगल बनेंगे वो सेम होते हैं, तो यहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे? मैंने आपको उसमें बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर होगा सिंथेटिक मेथड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आई सपोर्टिव। अब भाई ये क्या पूछ लिया, ये आई सपोर्टिव क्या होता है? ये तो मुझे आता ही नहीं, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही ऐसा फ्रेम कर दिया। बहुत इजी है, आई सपोर्टिव, आँखों से जिसे देख सको, जो चीज़ें आँखों को सपोर्ट करे, जो आँखों से देख सकते हो। मास्क भी आँखों से देख सकते हो, मैग्नेटिक बोर्ड भी आँखों से देख सकते हो। बहुत ही मतलब कि डूबा हुआ क्वेश्चन था, लेकिन उसको बोल ऐसा दिया कि बहुत मुश्किल हो गया, तो आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपको बताना है टू विच पार्ट ऑफ रोल इज गिविंग इम्पोर्टेंस टू डाइवर्सिटी रिलेटेड। क्वेश्चन को यहाँ पर भी एग्जामिनर ने थोड़ा सा इनकम्प्लीट तरीके से पूछा है। आपको बताना है कि टीचर का वो रोल कौन सा है जहां पर टीचर डाइवर्सिटी से रिलेटेड बच्चों को चीजें सिखाए। तो क्या होगा, देखो, इम्प्रेसिव, बिहेवियरल, इंटरप्ले या फिर प्रोसीजरल। अब क्या होगा, जहां पर भी आप डाइवर्सिटी की बात करेंगे, यानी कि आप दिखा रहे हैं कि आपकी क्लास में कितनी ज़्यादा विविधता है, और जब आप क्लास में डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाएंगे तो ये हमेशा इम्प्रेसिव रोल में आ जाएगा। ये क्योंकि बच्चे जो हैं इस चीज़ को देखकर इम्प्रेस होंगे। थोड़ा इस क्वेश्चन को इस तरीके से रिलेट करिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका इम्प्रेसिव रोल। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स विल द पेयर और ग्रुप इंटरैक्ट। आप बस बेसिक मतलब समझो, क्वेश्चन में पूछा है कि किस में पेयर और ग्रुप, यानी कि जब आपस में ग्रुप बनाए हैं या फिर दो बच्चे हैं वो आपस में इंटरैक्ट कैसे करेंगे, आपस में डिस्कशन कैसे करेंगे। तो देखो, लिसन एंड मैच, लिसन क्लासिफाइड, लिसन एंड लेबल। यहाँ पर इन तीनों से हमें कुछ क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, लेकिन जो आपका लिसन एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन है, आपने क्या करा, आपने मेरी बात सुनी और फिर आपने वो बात कहीं और ट्रांसफर कर दी। तो क्या हुआ, यहाँ पर एक इंसान तो ये चीज़ नहीं कर सकता ना, वो किसी की बात सुनेगा, ट्रांसफर किसी और को करेगा, यानी यहाँ पर पेयर और ग्रुप बनेगा ही बनेगा। क्योंकि जब आप आपस में बात करते हैं तो एक बात सुन के आप उसको जवाब देते हैं या किसी और को जाके बात बताते हैं, तो यहाँ पर पेयर और ग्रुप बनते ही बनते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा लिसन एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। जब क्वेश्चन ना आपको समझ आए तो ऑप्शन से समझना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। इनमें से कौन सा एनवायरमेंट से रिलेट नहीं करता। अब देखो, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट ये भी रिलेट करता है, हमारा समाज का एनवायरनमेंट कैसा है, नेचुरल एनवायरनमेंट, मैन मेड एनवायरनमेंट, ये तीनों रिलेट करते हैं, लेकिन आपका स्टैटिक एनवायरनमेंट जैसा कुछ नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, What would checking comprehension and understanding of word order be called as? जब आप समझ की जांच करें और शब्द क्रम की समझ है तो उसे क्या कहा जाएगा। अब सपोज कीजिए कि आपको यहाँ पर ना एक चीज़ दी मैंने, आपको एक सेंटेंस दिया मैंने, अजीबोगरीब उल्टा फुल्टा सेंटेंस दिया मैंने। आप जैसे कि मैं आपको बोलूँ, ठीक है, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, एंड सीताराम गोइंग वर मार्केट टू। अब क्या हुआ, पहले तो आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे, ठीक है, इस सेंटेंस को समझोगे। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, चीज को समझना, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड ऑर्डर का मतलब कि किस तरीके से वर्ड बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप इसे समझोगे, फिर इसको दोबारा से आप वर्ड को अरेंज करोगे। तो देखिए ऑप्शन में ना सी में आपको सेम यही बात करी है कि आप पहले वर्ड को रीड करेंगे, फिर उनको रीअरेंज करेंगे ताकि वो एक सेंटेंस बन जाए। हमने क्या करा, पहले क्वेश्चन को पढ़ा कि क्वेश्चन में क्या चीज़ बोली है, फिर हमने उसको ऑप्शन से रिलेट किया। तो देखा हमने कि जो ऑप्शन नंबर ए है वहाँ पे सिंपल वोकैबुलरी की बात हुई है कि आपको कुछ प्रॉम्प्ट करा, यानी आपको कुछ इशारा किया, कुछ समझाया जिससे आपको वोकैबुलरी बताई। तो आपने क्या करा, आपको जब इशारे से कोई चीज़ समझाई गई तो आपने खुद पढ़ के तो नहीं समझी ना चीज़, तो ये गलत हो गया। अगला है, आपने पिक्चर मैच करा, पिक्चर मैच करना भी गलत हो गया। और नेक्स्ट है वेरीफाई करना। वेरीफाई करना जैसा भी यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं पूछा, बचा क्या, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमें सेंटेंस उल्टा फुल्टा दिया होता है तो हम उसका मतलब भी समझते हैं, साथ ही में हम उन सेंटेंस को अरेंज भी करते हैं, क्योंकि वर्ड ऑर्डर की बात करी है, और वर्ड ऑर्डर मतलब कि रीअरेंज करना। तो आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, which of the following is are certain basic principle to be decided with children to ensure an inclusive learning environment। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बने, आपको पढ़ा है इंक्लूसिव के बारे में, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे हर प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़े, ठीक है। तो
अब क्या चीज इसमें फॉलो करेंगे? पहला है कि बच्चे को अपनी आवाज ऊंची नहीं करनी चाहिए, शाउट नहीं करना चाहिए। सही बात है, अगर बच्चे अपनी आवाज तेज करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे तो इंक्लूसिव तो होगा ही नहीं, क्योंकि हो सकता है ना जो बच्चे उनसे थोड़े से अलग हैं उनके साथ शाउट करके बात करें, तो सही बात है, उनको शाउट नहीं करना चाहिए। अगला है यहाँ पर कि बच्चों को आप एनकरेज करें कि जब आपका टर्न आए सिर्फ जब ही अपनी बात करिए, बाकी जो है आप दूसरों की बात भी सुनने की आदत डालिए। सही बात है, आपकी क्लास में चाहे कोई डिसेबल बच्चा है, चाहे कोई स्लो लर्नर बच्चा है, चाहे कोई गर्ल चाइल्ड आए, चाहे कोई पुअर चाइल्ड आए, हर किसी को बोलने का मौका मिलना चाहिए। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को रिलेट करो तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाए बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेज फर्स्ट कॉल्ड इन प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन? इस स्टेज 1 कितनी बार आ चुका है? हर एक पेपर में आता है। स्टेज 1 सिंपल मैं आपको एक बार बता चुकी थी सारी स्टेजेस, ठीक है, एक पेपर एनालाइज में मैंने आपको बताया था। आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सेशन, जहाँ पर बेसिकली आप बच्चों को बस बताते हैं, ब्रीफ इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 168, which of the following activities can be used by the teacher to make class more interesting while teaching EVS? अगर आप अपनी क्लास में EVS पढ़ा रहे हैं तो आप इनमें से कौन सी गतिविधि अपने बच्चों को कराएंगे? इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पहला है कि आप बच्चों को एक काम दीजिए कि द टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट टू मेक अ टेबल अबाउट हु वर्क इन देयर होम, कि घर से एक टेबल बना के लाओ कि उनके घर में कौन क्या काम करता है। जैसे मम्मा घर का भी काम करती है, साथ में मम्मा जॉब पे भी जाती है, पापा जॉब पे जाते हैं, फिर बोले कि दादू भी ऑफिस जाते हैं, तो एक टेबल बना के लाओ कि कौन क्या काम करता है। अब क्या होगा यहाँ से? इंटरेस्टिंग तो बढ़ेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों को फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी पढ़ाते हैं, साथ में हम प्रोफेशन के बारे में भी पढ़ाते हैं ईवीएस में। तो क्या करा आपने? इंटरेस्टिंग बना दिया इस टास्क को कि जाओ घर से टेबल बना के लाओ, तो बच्चे को कहीं ना कहीं आपने उसकी लर्निंग स्टार्ट करवा दी और इंटरेस्टिंग रूप से स्टार्ट करवा दी। सही बात है। अगला है द टीचर कैन आस्क द स्टूडेंट टू गो फॉर बर्ड वॉचिंग एंड टू राइट देयर ऑब्जर्वेशन, कि जाओ बाहर ना जाके थोड़ा बर्ड देखो कि कौन कौन से आसमान में चिड़िया है, कौन कौन से पंछी हैं, किस तरीके का रंग है, मतलब कैसा दिखता है। तो क्या हुआ? बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग हो गया। ईवीएस में आता है ये सारी चीज़ें, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगले ऑप्शन में दिया है कि टीचर ने बस बोला कि कॉपी में से ना उतार लो, बुक में जो चीज़ लिखी है कॉपी कर लो। भाई उतारना, चेपना, चापना, ये सब ना कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? सर ये तो गलत है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following recommendation has implications for the content of pre-service and in-service teacher education program? अगर सपोज कीजिए इन सर्विस क्या, प्री सर्विस क्या होता है? जब आप सपोज कीजिए डीएलएड कर रहे हैं तो प्री सर्विस हो जाएगा आपका। इन सर्विस यानी कि आप पढ़ा रहे हैं तो वो इन सर्विस हो जाएगा। तो उस टाइम पर टीचर के लिए क्या ज़रूरी होता है, ये आपको पूछा है। पहला कि सारे के सारे टीचर्स को इंग्लिश की नॉलेज होनी है। सही बात है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारे बेसिक कम्युनिकेशन भी इंग्लिश में चलती है, बुक्स भी हमारे इंग्लिश में होती है, ठीक है, तो इंग्लिश आना टीचर्स को बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि टीचर्स को इंग्लिश पढ़ाने के लिए स्किल्स भी आनी बहुत ज़रूरी है। ये भी सही बात है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, उसको पढ़ाने के लिए स्किल्स भी होनी चाहिए टीचर के पास। तो दोनों ही यहाँ पर आपके सेंटेंस बच्चों यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो आंसर क्या होगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट आर इम्पोर्टेंट वाइल प्लानिंग ईवीएस कोर्स? जब आप ईवीएस के बारे में कोर्स सिलेबस बनाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? पहला है कि ईवीएस को आप इस तरीके से बनाए कि वो रियल लाइफ से रिलेट करता हो। ये सही बात है, ये चीज़ आपको याद रखनी। ईवीएस पढ़ाई ही जाती है एनवायरनमेंट और सराउंडिंग के बारे में, आपके आसपास चीज़ें कैसी हैं, और आसपास जो चीज़ें हैं वो तो रियल लाइफ से रिलेट करती हैं। तो सही बात है कि ईवीएस कैसी हो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चों को मिले। करेक्ट है। अगला ऑप्शन देखते हैं कि असेसमेंट बच्चों का ईवीएस कैसे हो कि उसमें आप बच्चों की एबिलिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो कि बच्चा कितना सक्षम है, कितना अच्छे से बच्चा समझ सकता है, ना कि उसके ऊपर कि बच्चे ने कितना अच्छा स्कोर किया।
सही बात है, हमें बच्चों की एबिलिटी को इंक्रीज करना है, इस तरीके से असेसमेंट हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट है कि आप कुछ लर्निंग मेथड का इस्तेमाल करो जिससे अच्छे रिजल्ट निकले। अब भैया अच्छे रिजल्ट निकले, अच्छे लर्निंग मेथड का इस्तेमाल करो, ये सब चीज़ें ईवीएस में नहीं आती, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आती। हम लर्निंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से चीज़ें समझ आए, ना कि इसलिए कि उनका रिजल्ट अच्छा है, उनके नंबर अच्छे हैं। भैया चीज़ें अच्छे से समझ आएंगे तो रिजल्ट तो अपने आप ही अच्छा आ जाएगा, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आंसर है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है विच स्किल आर नोटिस्ड इन पिक्चर डिक्टेशन अदर देन ड्राइंग। आप सपोज कीजिए आप बता रहे हैं किसी को जैसे कि वही CID आप देख रहे हैं, ठीक है, अच्छा तुमने खूनी को देखा है? हाँ देखा है मैंने। अच्छा चलो बताओ कैसा दिखता था? उसके 2 बड़ी आंखें थी, उसकी नाक लंबी थी, उसके कान छोटे थे, उसके होंठ मोटे थे। तो क्या हुआ, यहाँ पर पिक्चर डिक्टेट करी जा रही है। इसमें क्या होगा, इसमें ड्राइंग होगी। वो इंसान क्या करेगा, जो चीज़ मैं बोल रही हूँ पिक्चर में उसे डिक्टेट कर रही हूँ वो ड्रॉ करेगा। सही बात है, लेकिन ड्राइंग के अलावा और क्या होता है? अब क्या हुआ, मैं पिक्चर डिक्टेट कर रही हूँ तो वो इंसान क्या कर रहा है, वो तो सुन रहा है ना। वो क्या रीड कर रहा है, सिंग कर रहा है, स्पीकिंग कर रहा है? नहीं, वो मेरी बातों को सुन रहा है और सुनने के बाद वो ड्रॉ कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा लिसनिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन हेल्प द लर्नर ऑफ ईवीएस इन एनकरेजिंग ग्रुप वर्क एंड पीयर लर्निंग। इनमें से आप कौन सी एक्टिविटी बच्चे को कराएंगे जो कि ग्रुप लर्निंग को बढ़ावा दे? क्वेश्चन खलास। ग्रुप, ऑप्शन में कहाँ है ग्रुप? ये रहा ग्रुप, बाकी कुछ है ही नहीं जरूरत। ग्रुप इसमें दे रखा है, ग्रुप सीधा मेरे को ऑप्शन डी में गिवन है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। विच क्राइटेरिया फॉल्स अंडर बोथ कॉग्निटिव एंड कल्चर कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सा मापदंड संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों में आता है? तो देखिए आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन की तो बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर कॉग्निटिव भी आता है आपका और कल्चरल भी आता है आपका। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एजुकेशन। ठीक है, चलिए अगला है व्हाई इज द राइटिंग प्रोसेस कंसिडर्ड अ गुड थिंग। आपने सपोज कीजिए, मतलब आपको बताना है कि जो राइटिंग प्रोसेस है, जब आप बच्चों को राइटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज कराते हैं, ये अच्छा क्यों है। आपने आज लेटर राइटिंग कंपटीशन रखा है, तो इससे क्या होगा, पहला बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अपनी राइटिंग स्किल सीखने में। तो गलत है भैया, हम तो इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगवाने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इससे बच्चे को एक और चीज़ करनी आ जाएगी, मतलब जो चीज़ें सीख रहा है तो एक चीज़ और करनी आ जाएगी। सही बात है, इससे क्या है, बच्चे की लर्निंग में एक और इम्प्रूवमेंट होएगी कि उसे राइटिंग में नए नए वर्ड सीखने आ जाएंगे, वर्ड फॉर्मेशन करनी आ जाएगी, कितनी सारी चीज़ें उसके यहाँ पर बढ़ जाएगी। ये बात सही है। अगला है फॉरेन लैंग्वेज में लिखवाओ तो जो है गलतियाँ ढूंढेंगे। ये तो नहीं बना भैया, गलतियाँ ढूंढने के लिए नहीं कराते कोई भी चीज़। और यह कि कोई भी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल ही रिलेट नहीं करता। तो आंसर क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ ईवीएस। इनमें से कौन सी ईवीएस की स्ट्रेंथ है, ईवीएस को पढ़ाने की ताकत है? पहला है कि ईवीएस को आप थीमेटिकली ऑर्गेनाइज करिए। अब आपने अगर देखा हो, ईवीएस की बुक ना हमेशा थीम में होती थी। पहली थीम फैमिली, अगली थीम जैसे कुछ भी हो, मैं बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे एक थीम रख दी नेचर, एक थीम रख दी उन्होंने ट्रांसपोर्ट, एक थीम रख दी उन्होंने सपोज कीजिए प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, कुछ भी। तो ईवीएस में हमेशा जो आपका सिलेबस है वो थीम के अकॉर्डिंग ही प्लान होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला है कि जो ईवीएस का कंटेंट है वो चाइल्ड के एनवायरनमेंट से नहीं लेना है। ये तो बात गलत है। ईवीएस तो बोलता ही ये चीज़ है कि आपको जो एनवायरनमेंट है उससे आपके बच्चे का कंटेंट निकालना है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाना है, रियल सराउंडिंग के बारे में पढ़ाना है। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि बच्चों को जो है यहाँ पर स्कोप मिलता है, ओरली कुछ सीखो, रिटर्न करके कुछ सीखो, क्रिएटिव तरीके कुछ सीखो। बात बिल्कुल सही है। ईवीएस में बच्चों को बोल कर भी काम कराया जाता है, रिटर्न भी काम दिया जाता है, क्रिएटिवली भी काम कराया जाता है। जैसे कि नेचर को जाके एक्सप्लोर करो, कोई प्रोजेक्ट बनाओ,
कोई लीफ के बारे में कलेक्शन करो, ये सब क्या है, क्रिएटिव एक्सप्रेशन के तरीके हैं। तो क्या होगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, What are the reason behind the Erikson theory being considered as a stage theory? आपको एरिक्सन की थ्योरी के बारे में पढ़ाया था, याद हो तो, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये सारी आपको पढ़ाई थी। तो आपको बताना है कि जो एरिक्सन की थ्योरी है वो स्टेज थ्योरी क्यों है, क्यों उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला है कि हर एक स्टेजेस अलग अलग प्रकार के बिहेवियर को दिखाती है। सही बात है, पहले बच्चा ट्रस्ट के बारे में बात कर रहा है, फिर बच्चा इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहा है, कहीं पर ईगो के बारे में बात हो रही है, कहीं पर लव के बारे में बात हो रही है। सही बात है, अलग अलग बिहेवियर पैटर्न के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है, ये स्टेजेस जो हैं वो अलग अलग इश्यूज के बारे में बताती हैं। सही बात है, अलग अलग टाइम पे बच्चे को क्या समस्याएं आती हैं ये उसके बारे में बताता है। सही बात है। नेक्स्ट है, द स्टेजेस अनफोल्ड एंड इन एन इनवेरिएंट सीक्वेंस। इनवेरिएंट मतलब कि जो कि मतलब कि इनवेरिएंट है, मतलब कि कुछ अलग उबड़ खाबड़ एक तरीके से आप समझिए। कोई मतलब वेरिएंट मतलब कुछ लेना देना नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। एरिक्सन की थ्योरी हमेशा सीक्वेंस में चलती है, तो वो इनवेरिएंट नहीं होगी। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। डैश इज यूजफुल फॉर वर्किंग ऑन एंड डिस्प्लेइंग फ्लैनल ग्राफ। आपको बताना है इनमें से क्या यूजफुल है अगर आप फ्लैनल ग्राफ पे वर्क कर रहे हैं। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा इंग्लिश पेडागोजी के टाइम पे। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर है वर्ड कोड। ठीक है, उस टाइम आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से ये। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178, व्हाट इज इंक्लूडेड इन मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजी। आपको मेटाकॉग्निटिव के बारे में पढ़ाया है। मेटाकॉग्निटिव यानी कि अपनी सोच के बारे में ही सोचना। तो इसके अंदर क्या आएगा, प्लानिंग लर्निंग। सही बात है, अगर आप अपनी लर्निंग को प्लान कर रहे हैं तो आप मेटाकॉग्निटिव का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मेरे साथ ही पिछली बार ये गलतियां हुई थी प्लानिंग में, लेकिन मुझे इस बार अपनी लर्निंग में ये गलतियां नहीं करनी है, तो यहाँ पर मेटाकॉग्निटिव का इस्तेमाल हुआ। और हाइपोथाइज मैंने आपको बताया है, जहाँ पर आप सॉल्यूशंस निकालते हैं, शायद ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी मेटाकॉग्निटिव के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये भी क्या है, आप अपनी सोच के बारे में तो सोच रहे हैं, दोनों क्या है, आपके दिमाग की उपज है। तो यहाँ पर बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following story telling technique can be ignored? अगर आप बच्चों को स्टोरी सुना रहे हैं तो कौन सी टेक्निक को आप इग्नोर कर सकते हैं। पहला कि आप बच्चों को ज़मीन पर बिठाइए स्टोरी सुनाते टाइम। अब भला ये क्या बात हुई कि ज़मीन पर बिठाओ, आसमान में बिठाओ, या बेड पे बिठाओ, चटाई पे बिठाओ, ये तो कोई बात नहीं है। यानी इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। डेस्क पे बिठाओ, नीचे बिठाओ, बाहर बिठाओ, अंदर बिठाओ, कहीं भी बिठाओ। तो आंसर हमें सीधा सीधा मिल गया कि इस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको बच्चों से जो है कमेंट्स भी लेने हैं कि कैसी लगी स्टोरी, आपको एक्सप्रेशन भी देने हैं, और आपको छोटे सेशन से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पर बच्चों से आपको ज़्यादा उम्मीदें ना हो। आपको अपने ऊपर से, मतलब पहले अपने बेस पे स्टोरी सुनाओ, बाद में बच्चों को उसके अंदर इंक्लूड करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 180, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स does the use of audio and visual content be used an aid while reading when making an observation sheet? कहाँ पर आप ऑडियो विजुअल कंटेंट का इस्तेमाल करेंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऑडियो विजुअल में क्या स्पीक आएगा, ऑडियो विजुअल में क्या, या तो आप सुन रहे हो, ठीक है, या फिर आप देख रहे हो। देखिए, राइट में भी नहीं, रिडन में भी नहीं, लेकिन आपका जो लिसन है वहाँ पर आप देख के सुनते हो चीज़ें, तो यहाँ पर लिसनिंग आंसर होएगा। सिंपली क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से रिलेट करो। ठीक है, टफ नहीं होंगे क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है 181, अकॉर्डिंग टू NCF, CVS is replaced by which of the social science in the curriculum at upper stage? 2005 में NCF में सोशल साइंस को अलग नाम दिया गया था अपर प्राइमरी स्टेज पे, और बच्चों नया नाम दिया गया था इसको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, ये चीज़ आपको जब आप सोशल साइंस की पेडागोजी पढ़ोगे उसमें आएगी, पर बेसिक क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड अंडर प्योर सोशल साइंस कैटेगरी। आपको बताना है इनमें से कौन सा सब्जेक्ट
प्योर सोशल साइंस है। अब जब आपको मैं सोशल साइंस की पेडागोजी पढ़ाऊंगी तो वहाँ पर आपको बताया जाएगा कुछ सब्जेक्ट है जो प्योर में आते हैं, कुछ सेमी में आते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है चारों में से प्योर में कौन सा आता है। तो बच्चों एथिक्स, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से बच्चों ये है जो कि आपका प्योर में आता है। बाकी आपके ये तीनों सेमी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको प्योर पूछा है तो आपका आंसर यहाँ पर होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अगर आपने सर्कल में कहीं पर 2 पॉइंट है, उनको आपने जोड़कर एक लाइन बनाई है तो उसको क्या बोलेंगे। इजी क्वेश्चन है बहुत, इसको हम कोड बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, which of the following is are the utility of timelines as a learning resource in social science। अगर आप सोशल साइंस में टाइमलाइन का इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसे यूजफुल होगा। पहला है इससे बच्चों को टाइम के बारे में आएगा। नेक्स्ट है इससे बच्चों की लर्निंग रीइंफोर्स होगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि बच्चों को 2 पीरियड टाइम के बीच में रिलेशनशिप बनाना आएगा। और नेक्स्ट है इससे बच्चा जो है अटेंशन दे पाएगा किसी भी विजुअल डिवाइस के ऊपर। तो देखिए बच्चों, टाइमलाइन का जब आप इस्तेमाल करते हैं सोशल साइंस पढ़ाते हुए तो ये तीनों ही बात सही है, क्योंकि बच्चों को देखो टाइम की नॉलेज भी हो रही है, इससे क्या है बच्चों को रीइंफोर्समेंट भी मिलती है, बच्चे को रिलेशनशिप बनाना भी आता है और बच्चे का अटेंशन भी जाता है। क्योंकि आपने जब कोई TLM यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है अटेंशन तो जाता ही जाता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तीनों ही यहाँ पर आपके करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following method is used by a teacher in the search approach for teaching science of teaching learning process। आपके साइंस में कुछ मेथड्स होते हैं, ये आपको साइंस पेडागोजी का कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों आपका ओपन डिस्कवरी, गाइडेड डिस्कवरी और डिडक्टिव डिस्कवरी तीनों ही आपके साइंस को पढ़ाने के मेथड हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में ब्रीफली बता देती हूँ कि आपके जो ओपन डिस्कवरी है और जो गाइडेड डिस्कवरी है ये तो आपका इंडक्टिव के अंदर आता है। इंडक्टिव डिडक्टिव तो पढ़ा है ना, और ये तो जाहिर आपको दिख ही रहा है कि ये डिडक्टिव के अंदर आता है। पहले दोनों ऑप्शन में क्या होता है, यहाँ पर पहले अलग अलग एग्जाम्पल देखे जाते हैं, फिर उसके बाद रूल बनाया जाता है, और यहाँ पर पहले ही रूल होता है, उसके बेसिस पर बच्चे को जो है अलग अलग एग्जाम्पल सिखाए जाते हैं। लेकिन आपका जो ये ओपन डिस्कवरी है इसको ज़्यादातर साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आपका गाइडेड डिस्कवरी होता है इसको टीचर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस के ये तीनों ही मेथड हैं। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है लाइक टर्म वो होते हैं जो सेम नहीं होते। अगला है अनलाइक वो होते हैं जो सेम होते हैं। अब भैया ये तो गलत है, जो लाइक टर्म होंगे उनमें तो सेम फैक्टर होते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा ना आपने, और जो अनलाइक टर्म होते हैं उनमें अनलाइक फैक्टर होते हैं। तो ये दोनों ही इन्होंने उल्टे दे दिए हैं, तो ये दोनों ही गलत हैं। तो दोनों ही यहाँ पर नीदर फर्स्ट एंड सेकेंड आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली बेस्ड ऑन पिक्चर। पिक्चर के ऊपर क्या बेस्ड है, यानी कोई पिक्चर आप देख रहे हैं उसके ऊपर क्या बेस्ड करता है। पहला है लिसन एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, अगला है लिसन एंड क्लासीफाई, नेक्स्ट है लिसन एंड प्रेडिक्ट, एंड अगला है लिसन एंड गेस। तो बच्चों इसका आंसर आपका होगा लिसन एंड क्लासीफाई। अब कैसे, आपने कोई पिक्चर देखी या फिर मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप उसे सुनेंगे और क्लासीफाई करेंगे, समझेंगे नहीं ये चीज़ इधर इस तरफ आनी चाहिए, चीज़ उधर आनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत मतलब इन्होंने थोड़ा सा मैं कहूँगी ऊट पटांग सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये इन्होंने बेसिकली बस आपको कई क्वेश्चन ना एग्जाम में ऐसे होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों से स्किप करवाने के लिए बनाए जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखना, गारंटी है 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे हर एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आपका मैथ्स से रिलेट करता है। मैथ्स में आपने पार्टे की तैयारी कर रहे हो कि अगर आपके पास 1500 रुपये हैं, ठीक है, तो उस पर आपको 15% पर 2 साल के लिए क्या सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो चलिए अगर आपने मैथ्स की तैयारी अच्छे से करी है तो आपको पता होगा कि 15% को हम रेशियो में लिखते हैं 3/20, और इसको हम कैसे निकालते हैं, हमें क्या बोला है 2 साल। 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बनेगा 400। 400 क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। अब 400 पे
3/20 इंटरेस्ट लग रहा है। तो पहली बार में पहले साल में कितना लगा, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर। तो 400 पे कितना लगा, 3/20 लगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ पर 20। ठीक है, तो 20 इंटू 3 60। पहले कितना मिला, 60 मिला। सिंपल इंटरेस्ट है, जाहिर सी बात है अगली बार भी 60 ही मिला होगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पर मिला 120। और देखिए जो ये 400 है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है हमारा 1500 को, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंसिपल को लेट किया है। तो यानी जो एक यूनिट है वो किसको डिनोट करेगी, वो डिनोट करेगी इसको। और हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 120। 120 कितने को डिनोट करेगा, तो देखिए ये आपका गया, ये आपका गया, और आंसर आ गया 450। तो अगर आपने मैथ सीखी है इस तरीके से ट्रिक्स लगा के करना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने ट्रिक लगा के नहीं सीखा है तो सिंपल फॉर्मूला है P × R × T अपॉन 100 करके अपना निकाल लेना। अभी मुझे समझाने में टाइम लग गया, लेकिन आपका ये हार्डली 30 सेकंड का क्वेश्चन है जो आप इस ट्रिक से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एलिमेंट ऑफ मैप। मैप सबने देखा है, मैप के अंदर क्या चीज़ होती है, देखिए स्केल होता है मैप का। बेसिक क्वेश्चन है, आपने सबने मैप देखा, ठीक है, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। स्केल होता है, मैप का कोई ना कोई टाइटल होता है, कंटिनेंट दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, फॉरेस्ट दिखा रहे हो। डायरेक्शन इंडिकेटर होता है, आपने देखा होगा मैप में ना हमेशा ऐसा कुछ करके बना होता है जो कि डायरेक्शन बता, नॉर्थ है साउथ है मतलब होता है। लेकिन कभी भी मैप में एरिया नहीं होता। आप जिस जगह को दिखा रहे हो उसका तो एरिया होता है, लेकिन जिस मैप पर आप दिखा रहे हो क्या कभी उस मैप का एरिया की बात होती है, नहीं होती कभी भी। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है जो नहीं है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा एरिया ऑफ मैप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट विद SEN स्पेशल एजुकेशन नीड। SEN का मतलब है स्पेशल एजुकेशन नीड। अगर आप अपनी क्लास में कुछ ऐसे बच्चों को ले आए जिनकी स्पेशल नीड है, यानी कि जिन बच्चों में कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। पहला, सोशल इंटरेक्शन होगा। सही बात है, अलग अलग प्रकार के बच्चे एक साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन तो होगा ही होगा, सब बच्चे आपस में मेल जोल बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर बच्चों के जो व्यवहार है, सामाजिक रूप से जो व्यवहार होता है उसको बताया जाएगा, देखो आपको इस तरीके से करना चाहिए व्यवहार। सही बात है। नेक्स्ट है कि आप बच्चों के लिए हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रखेंगे ताकि बच्चों का डेवलपमेंट हो सके। अब जो बच्चे थोड़े डिसेबल होते हैं, जिनमें थोड़ी कमियां होती है, आपको उनके लिए कभी भी हाई स्टैंडर्ड के परफॉर्मेंस नहीं रखने हैं, आपको उनके लेवल के हिसाब से रखने हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या है कि जो व्यवहार बच्चों को करना चाहिए उसको आप सिखाइए बच्चों को। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसमें मिमिक के नाम से मजाक उड़ाना नहीं हो रहा है यहाँ पर बात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज फॉर द फियर ऑफ मैथमेटिक्स। भैया मैथ से डर क्यों लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि मैथ में मेरे पहले बहुत गंदे नंबर आए हैं, मेरा बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस है। सही बात है भैया, मैथ में ना बहुत प्रेशर है, मतलब इतना प्रेशर है ना, अरे यार 2 घंटे, मतलब कि मेरे को 2 घंटे तो पूरा पार्ट A पार्ट B करने के लिए मिला है, उसमें से मेरे को सिर्फ 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने, कैसे करूँ इतने कम टाइम में मैथ कैसे करूँ, है भैया डर है। अगला है, डर लगता है कि भैया मैं किसी के आगे बेवकूफ़ ना कहलाऊँ कि मुझे तो भैया आता ही नहीं है मैथ्स करना। तो क्या होगा आंसर होगा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, पहला है इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड दोनों सेम है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, क्लास देखी हो, कि इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड दोनों अलग होते हैं। इंक्लूसिव का मतलब होता है हर प्रकार के बच्चे को शामिल करना, और इंटीग्रेटेड का सेम मतलब नहीं होता है। जिनको डिटेल में पढ़ना है वो क्लास में जाके इंक्लूसिव एजुकेशन वाली क्लास से पढ़ सकते हैं, तो ये गलत है। अगला है, इंडिया में जो स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं उनको, या फिर इंडिया में कहीं भी कह लीजिए, वो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं। सही बात है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए एक नया टर्म निकाला गया, स्पेशल नीड चाइल्ड या स्पेशल चाइल्ड। तो यहाँ पर ओनली सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
What role is are played by a teacher in the evaluation of a planned curriculum? जब आप किसी भी चीज का इवेल्युएशन करते हैं तो टीचर का क्या रोल है? पहला, कि जो टीचर है वो रिजल्ट बनाए और बताए कि भैया तुम्हारे इतने नंबर आए हैं। सही बात है, रिजल्ट अपने पास थोड़ी रखना है, उनको रिपोर्ट भी तो करना है। अगला है, जो रिजल्ट बना है उसको स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें। सही बात है, रिकॉर्ड बनाओ उनका, फिर उनको स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर करो। तो दोनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिस्टम हैज बीन एक्सेप्टेड एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट विद 7 बेसिक यूनिट: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सस्टेंस। ये मैथ्स पेडागोजी का क्वेश्चन है। आपका पूछा है कि मैट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम, इनमें से किसके अंदर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर आता है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपके ब्रिटिश सिस्टम के अंदर आती है। जब आपको मैथ्स पेडागोजी पढ़ाई जाएगी उसमें चीज़ बताई जाएगी। आंसर यहाँ पर होगा आपका ओनली सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ साइंस? साइंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, साइंस की क्या विशेषता है? पहला है, जो साइंस की नॉलेज है वो हमेशा ऑब्जर्वेशन पर वो करती है, बेस करती है। सही बात है, साइंस में आपने जब तक कोई चीज़ खुद ना देखी हो, कोई चीज़ आपने खुद ना एक्सपेरिमेंट करी हो, उसको सच नहीं मानते। तो ये बात सही है। नेक्स्ट है, साइंस जो है बहुत ज़्यादा एडवांस है। अगर आपको इवन इफ इट्स पर्पस इज टू ऑब्टेन अ सिस्टमैटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ के नेचर के बारे में कुछ समझना भी है तो साइंस बहुत एडवांस है। आप साइंस के थ्रू इन चीज़ों के बारे में भी पता लगा सकते हैं। यानी कि साइंस के बारे में चाहे नेचर का पता लगाओ, चाहे टेक्नोलॉजी का पता लगाओ, ह्यूमन बॉडी का पता लगाओ, साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो दोनों ही बात यहाँ पर सही है साइंस के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इज द पैटर्न सीकिंग टेस्ट मेथड डिफरेंट फ्रॉम एंड बायस टीचिंग टेस्ट चेकिंग मेथड? मैं आपको बता देती हूँ पहले कि जो पैटर्न सीकिंग टेस्ट मेथड होता है बच्चों आपका, वो एक नेचुरल मेथड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर भी नेचुरल वर्ड दिख रहा है। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पर भी नेचुरल दिख रहा है। तो यानी कि ये दोनों ही आपके ऑप्शन बिल्कुल सही है पैटर्न सीकिंग के हिसाब से। ये क्वेश्चन मैं आपको क्लास में बताऊंगी, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन करके, क्योंकि अभी यहाँ पर टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ स्टेगनेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन में अवरोधन का क्या मतलब है? स्टेगनेशन, आपने देखा स्टेगनेशन का मतलब होता है एक तरह से ठहराव, वहीं पर रुक जाना। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, जहां पर किसी बच्चे को एक ही क्लास में 1 साल से ज़्यादा रोक लिया गया, यानी क्या हो गया, उसकी जो पढ़ाई है वो तो रुक गई ना, उसका डेवलपमेंट तो वहीं पर रुक गया, उसका क्लास तो आगे बढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 198, which of the following is not a source of history on the basis of availability? इनमें से कौन सा हिस्ट्री का सोर्स नहीं है? अभी इस टाइम जो चीज़ें हैं उसके बेसिस पर अवेलेबिलिटी जो अवेलेबल है, ओरल ट्रेडिशन, जैसे कि हमारे वेद है, पुराण है, ये क्या है? ओरल ट्रेडिशन है, इससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सही बात है। अगला है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, कोई चीज़ें हमें मिली, कोई हमें मिट्टी में मटका मिला, या फिर हमें बोलिए कि हमें ममीज़ के मिले इजिप्ट में, तो क्या हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल रहा है। लिटरेरी सोर्सेज जो हमारे रामायण है, महाभारत है, ये सब अभी भी अवेलेबल है। विटनेस अकाउंट, क्या अभी भी किसी का कोई विटनेस मौजूद है? ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, Which of the following activities are involved in pre-active stage of pedagogical analysis? आपको मैंने पढ़ाया था प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज, पोस्ट एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव में क्या होता था? जहाँ पर बेसिकली आप प्लानिंग करते थे कि क्या चीज़ आपको करनी है। तो कौन सा प्री एक्टिव से रिलेट करेगा? पहला, स्टेटिंग लर्निंग आउटकम, कि आप जो चीज़ पढ़ाने वाले हैं इससे बच्चा क्या चीज़ सीखेगा। सही बात है, ये चीज़ तो पहले ही डिसाइड करके जाओगे कि आज का मेरा गोल क्या है। नेक्स्ट है एसर्टेनिंग एंट्री कॉम्पिटेंस, मतलब आज आप जो चीज़ें पढ़ाओगे इससे बच्चा किस चीज़ की एबिलिटी हासिल कर लेगा,
किस चीज़ में बच्चा सक्षम हो जाएगा आज आपके लेसन के बाद, सही बात है। अगला है क्या कौन कौन सी टाइप की लर्निंग है, यानी आपकी क्लास में कितने प्रकार के बच्चे हैं, कौन से बच्चे की लर्निंग की नीड किस प्रकार की है, आप उसी हिसाब से सारी प्लानिंग करेंगे तो आपके तीनों ही पॉइंट यहाँ पर सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर लास्ट फॉर टुडे। In scientific teaching, younger children, due to their limited experience, come up with many impossible explanation. In which of the following ways a teacher can assist learner to understand this? साइंस में क्या होता है, साइंटिफिक टीचिंग जब आप करते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्होंने इतना ज़्यादा साइंस तो समझा नहीं होता, तो कई बार वो ऐसी चीज़ें लेके आते हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। तो इसमें आप क्या करेंगे, बच्चों को समझाने के लिए इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? पहला है, आप बच्चों को टीचर जो है समझा सकती है और ज़्यादा एक्सप्लेन करके। सही बात है भैया, जहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रखे हैं, टीचर का ही तो काम है ना कि उनको असिस्ट करे और उनको चीज़ें एक्सप्लेन करे। सही बात है। अगला है, टीचर जो है यूटिलाइज कर सकती है बच्चे के जो कॉन्सेप्ट है, बच्चे को जो पहले से चीज़ें आती हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती है कहीं और अलग सिचुएशन में, या पहले आपने कोई चीज़ सिखाई थी उस चीज़ का इस्तेमाल आप आज कर सकते हैं ताकि बच्चों को जहाँ पर भी कंफ्यूजन है आप उसको क्लियर कर सकें। तो ये भी सही बात है। तो इसके हिसाब से आपके बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए फिर, हमने अपने पार्ट बी के सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। आई होप सो कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आपको हम अनाउंस भी कर चुके हैं कि इस कमिंग संडे आपका टेस्ट है पार्ट बी का, जो आपका मैंने आपको पेपर एनालाइज कराया है 11 के मॉर्निंग शिफ्ट का, आफ्टरनून शिफ्ट का एंड इवनिंग शिफ्ट का। ये बात याद रखना, सेम टू सेम क्वेश्चंस देखने को मिले ये ज़रूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस आपको अलग देखने के लिए मिल सकते हैं। मैंने आपको जो पढ़ाया है उसके बेसिस पर क्वेश्चंस मैं फ्रेम कर सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना जितने भी सेशंस मैंने आपको 11 तारीख के कराए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। प्लस अगर कोई नोन में है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है टीचिंग रिलेटेड, तो उसके साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।